चलो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड इमेज पोजीशन। आपके सामने एक फिगर देखी, कॉनकेव लेंस है आपका, उस पे मैंने एक तरफ सिल्वरिंग कर दी है। अगर आपको ऐसे डायग्राम दे दिया आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे सिल्वरिंग हो रहा है वहां पर। दिस क्वेश्चन इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस, जो कि हमने कल वाली क्लास में आपसे पढ़ा भी था। सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है, आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला याद होगा तभी कर पाओगे। फॉर्मूला क्या करा था मैंने, फॉर्मूला कहा था 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका 1/fm माइनस 2 1/FL1। अगर लेंस जितने लेंस है, अगर बहुत सारे लेंस है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, पर यहाँ पे तो एक ही लेंस है, तो एक ही लेंस है, तो मुझे इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस केस में आपको जो सिंपल सा फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा आपका सिंपल FL बच जाएगा, यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले तो FL तो निकालना पड़ेगा, FL तो निकालना पड़ेगा। तो कोई FM निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मिरर है ना, इसको निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। मैंने क्या कहा था कि ये जो निकल के आता है, ये जो निकल के आता है एफ इक्वलेंट, वो क्या निकल के आता है, एक मिरर का निकल के आता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये एक मिरर का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ बनने वाला है वो किसका बनेगा, आपका मिरर का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब सवाल ये आता है क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात है, इस सवाल में पहले आपको FL निकालने की जरूरत पड़ेगी। FM तो बड़े आराम से निकालो, क्यों सर, FM क्या है, ये वाला एक क्या है आपका, एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको, अरे जो लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वही तो इसका भी होगा सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 10, तो FM क्या हो जाएगा सर, FM हो जाएगा मेरा 10/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 R/2 होता है, सबको पता है मिरर में, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे हर फोकल लेंथ को भी मुझे विद साइन रखना होता है, तो यहाँ मैं प्लस के साथ रखूंगा माइनस के साथ में। तो इसके लिए दिमाग लगाना क्या, कॉन्वेक्स मिरर का, पहले आप बताओ कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कैसे बताऊंगा। तो ये वैसे पहली बात तो याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप ऐसे सोचोगे कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ कैसे आता है, ऐसे वर्चुअल फोकल लेंथ होता है ना, तो उसका आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है। तो ये सब चीज पता होनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन के साथ रखना पड़ेगा। अगर ये सारी गलती कर दोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब दूसरी बात है कि अब बचा लेंस। अब लेंस को सोचो, ये मिरर का हो चुका, अब सिर्फ लेंस इतना है, समझ लो लेंस इतना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको यहाँ का R दे रखा है, इसको मैंने R1 ले लिया 10, इसको मैंने R2 ले लिया 10, ये दोनों आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। मैं बताया था डायग्राम में हम कभी भी साइन नहीं लिखते, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका इस क्वेश्चन को मैं देख के आराम से बोल सकता हूँ कि आपका R1 को क्या लेके चलूंगा मैं, R1 को लेके चलूंगा मैं आपका, सॉरी R1 को लेके चलूंगा मैं -10, क्योंकि लाइट आपकी इस तरफ से आ रही है, और R1 आपका लेफ्ट की साइड होगा। R2 क्या लेके चलोगे आप, +10 लेके चलोगे। ये सारी बात मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। म्यू की वैल्यू आपको कुछ ना दिए होता है 1.5 लेके चल सकते हो, अगर नहीं दी होगी तो वैसे वरना निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं FL निकालता हूँ, तो इट विल कम आउट टू बी म्यू अपॉन, कुछ नहीं दे रखा तो आप एयर लेके चलोगे। मैं तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधे से फॉर्मूला लगा रहा हूँ आपका म्यू अपॉन म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 यानी -1/10, और यहाँ पे -1/10, ठीक है। अगर साइन अगर सेम रख देते तो 0 हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो वही इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये निकल के आएगा 0.5 इंटू -2/10। हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ ये जानता है कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। मैंने बताया ये चीज कैसे होती है, अगर आप डायग्राम के थ्रू समझो तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऐसे जाती है, जो कि पीछे की तरफ बनेगी, जो कि फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आंसर आ रहा है तो ये भी समझना जरूरी है कि नेगेटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका सारा एफ इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये FL होगा लेंस, FL होगा। तो FL जो निकल के आएगा, FL विल कम आउट टू बी -10 सेंटीमीटर। अब ये हो गया और आपका FM भी हो गया। अब लगा दो ऊपर वाला फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन वाला इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला, सिल्वरिंग ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। उसको लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, F इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ F इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा आपको जो ऊपर लिखा है, मैं सीधे वैल्यू डाल रहा हूँ। तो वैल्यू विद साइन रखना है, FM क्या है +5 और -2 इंटू FL क्या है आपका -1/10। हमेशा कोशिश किया करो माइनस ऊपर लिखने की, नीचे माइनस मत दिखा करो, वरना गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसको भी जब मैं लिखता हूँ तो ये 1/5 प्लस 1/5 ही निकल के आएगा, 2 से काटोगे 5 बन जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो F इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, ये 2/5 बनेगा। तो यानी 2/5 का मतलब 5/2। कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पे साइन वाइन में कोई गलती करी है, कई बार चेक करो, -10 2/10, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है, सही है, सब सही है। तो F इक्विवेलेंट क्या निकल के आ रहा है, प्लस में निकल के आ रहा है, यानी आपका 2.5 सेंटीमीटर प्लस निकल के आ रहा है। अच्छा ये क्या बन जाता है, ये मेरा मिरर बन जाता है। याद रखना मैंने क्या बताया था कि जो कॉम्बिनेशन है इट विल एक्ट एज अ मिरर। 2.5 सेंटीमीटर प्लस के साथ निकल के आ रहा है। अच्छा प्लस किसका फोकल लेंथ होती है, कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है, तो ऊपर लिखा हुआ है इसको, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, प्लस में होती है। इसका मतलब दिस मस्ट भी, जो भी बन के आया आपके सामने, ये कॉन्वेक्स मिरर बन के आया है। अरे आई नहीं आई बात समझे, देखो कितना दिमाग लगाया उसने।
बस यही है, जिसके कंसेप्ट अच्छे हैं, जिसने सारी की सारी चीज पढ़ी, जिसने रिफ्लेक्शन मेरे से पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, उसको सारी चीज समझ में आ रही होगी कि सर आपका पहली बात तो मिरर बनेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन मिरर की तरह काम करता है। दूसरी बात कॉन्वेक्स मिरर बनेगा कि कॉनकेव मिरर बनेगा, अगर नहीं भी पता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर पता है तो थोड़ा सा सॉल्व करने में क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है। कॉन्वेक्स क्यों होगा? क्योंकि प्लस में निकल के आ रहा है। बाकी उसके बाद फिर आपसे बोला है, अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बचा है? क्वेश्चन आपके लिए ये बचा है, देखो क्वेश्चन आपके लिए कि एक कॉन्वेक्स मिरर, मैंने कर दिया नहीं सही, कॉन्वेक्स मिरर है जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट वही 10 पे रखा है, सेम क्वेश्चन पे लौटा है। क्वेश्चन को देखो, ये ऑब्जेक्ट है, अब इसको हटा के मैंने एक मिरर से प्लेस कर दिया, और फोकल लेंथ क्या निकल के आई? इसकी फोकल लेंथ निकल के आई आपकी 5/2 या 2.5 जो भी लिखना है। अब क्या लगाना है? अब लगाना है आपको मिरर फॉर्मूला वी निकालना ना, तो ये क्या हो गया? यू। यहाँ पे मैं यू क्या ले लूंगा? यू ले लूंगा -10, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? +5/2। बस अब मैं क्या लगाऊंगा? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो तुम ध्यान दे रहे हो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या लगवाया है मैं एंड में बताऊंगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये। 1/v + 1/u, 1/u क्या लोगे? -1/10, ये क्या हो जाएगा आपका? ये 2/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना तो हर बच्चे को आ जाएगा, आगे लेके जाना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, ये आपका 4/10, 4/10 और प्लस आपका ये हो जाएगा 4 + 1 5/10, यानी आपका आंसर निकल के आएगा 5/10 एंड 2, 2.2 निकल के आएगा मेरे ख्याल से। क्या 2 निकल के आ रहा है क्या? बाकी बच्चे बताओ। 5/2, 2 2 जो 5/2 4 4 1/5, क्या 2 निकल के आ रहा है क्या आंसर? अरे बोलोगे नहीं आज? जिसका आंसर नेगेटिव में निकल के आ रहा है वो तो सीधे सीधे गलत है। क्यों बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर में कभी आपका नेगेटिव साइड तो बनता ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में कभी रियल इमेज तो बनती ही नहीं है ना, जब अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो। ये सब चेक करने की चीज है। अगर आपका आंसर बी का फाइनली नेगेटिव निकल के आ रहा है तो वहीं आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज रियल बनती ही नहीं। जब इमेज रियल नहीं बनती तो नेगेटिव आपका आंसर आ नहीं सकता मिरर केस में। तो आपका बी क्या निकल के आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन, अब देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और फिर बच्चे बोलते हैं आईआईटी हार्ड है। हार्ड नहीं है, बस वो क्वेश्चनों को मिला जुला के आपके सामने पेश कर रही है। वो क्वेश्चनों को मिला जुला के आपके सामने पेश कर। अब देखो क्या क्या पूछा इस क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चन ने आपसे कितने सारे कंसेप्ट एक बार में पूछ लिए। इसने आपसे सबसे पहले तो मिरर ये लेंस फॉर्मूला लगवा दिया। देखो लेंस फॉर्मूला, ये रहा आपके सामने लेंस फॉर्मूला, आपसे लेंस फॉर्मूला लगवा दिया। दूसरा उसने आपसे ये मिरर में जो आप पढ़ के आए हो, मिरर में फोकल लेंथ होती है वो R/2 होती है, तो यानी मिरर का फॉर्मूला भी लगवा दिया आपसे इनडायरेक्टली। मिरर का कंसेप्ट भी लगा दिया इसने आपसे। तीसरा चीज, इसने आपसे सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी लगवा दिया यहाँ पे, ये रहा ना सिल्वरिंग ऑफ लेंस का फॉर्मूला। सिल्वरिंग ऑफ लेंस लगाने के बाद इसने आपको आपको मिरर फॉर्मूला भी लगा दिया। तो तुम सोच रहे हो एक क्वेश्चन में उसने आपसे 4 कंसेप्ट लगा दिए। इनडायरेक्टली उसने आपसे पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स पूछ लिया इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हार्ड नहीं क्वेश्चन, पहली बात तो इतना समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन इज थोड़ा सा कैलकुलेटिव एंड कंसेप्चुअल, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इससे अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुझे कोई नहीं मिल सकता पूरे पूरे आपके रे ऑप्टिक्स में, क्योंकि जितना भी आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ के आए हो ना, जितना भी रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है, सब कुछ लगा दिया इसमें, कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको रिवीजन करना हो ना उसके हिसाब से भी आपका सब कुछ अच्छा है। क्या ऋतु जी बोल रहे हैं सर लास्ट पॉइंट? कौन सा लास्ट पॉइंट में समझा नहीं? कौन सी चीज को पूछ रहे हो आप? मैं एक बार क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ आपका, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मैं वापस समझाता हूँ। पूरे क्वेश्चन को मैं एक बार समझाता हूँ वापस, सुनो। तो देखो आपको सामने क्वेश्चन देखा था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी थी और इमेज पोजीशन निकालनी थी आपको। आपको ये डायग्राम दे रखा है, कॉनकेव लेंस है आपका, जिसके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखे दोनों साइड के आपके 10 सेंटीमीटर, म्यू आपको दे रखा है, सिल्वरिंग कर रखी है मैंने इस तरह से। सिल्वरिंग तो चलो बाद में पढ़ते हैं। सिल्वरिंग का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो सिल्वरिंग ऑफ लेंस का ये। तो उसमें मुझे रिक्वायर्ड क्या क्या होता है? एफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है मिरर का फॉर्मूला, एफ रिक्वायर्ड है। दूसरा मुझे 2/FL1 + FL2 होता है, बस यहाँ पे एक ही लेंस है तो FL से काम चल जाएगा मेरा। लेकिन इसको निकालने के मुझे FM भी चाहिए और मुझे FL चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर भी चाहिए। पहले बात करता हूँ मिरर की। तो एक काम करो, लेंस को अलग सोचो, मिरर को अलग सोचो। जब लेंस को अलग सोचता हूँ तो लेंस आपका क्या बनेगा? कॉनकेव लेंस बनेगा। सॉरी सॉरी, हाँ सही है, कॉनकेव लेंस बनेगा। कॉनकेव लेंस का R1 पता है, R2 पता है। R1 पता है, ये माइनस प्लस मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, कभी फिगर में आप माइनस प्लस नहीं लिखते हो, हमेशा आप अलग से माइनस प्लस लिखते हो। तो R1 -10, R2 -10, म्यू आपको देखा है। इसकी हेल्प करके मैंने म्यू एल सॉरी फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल लिया। फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालने के बाद मैं आता हूँ आपके इस मिरर वाले पार्ट पे। मिरर को देखता हूँ तो एक कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है आपका यहाँ पे। और कॉन्वेक्स मिरर का, मिरर छोड़ो, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर हो। मिरर के लिए जो आपका फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? आपका R/2। ये मैंने R/2 लिखा, 10 लिखा है तो R/2 प्लस होगा। क्यों होगा प्लस? क्योंकि आपका कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, और ये सारी चीज आपके मिरर में पढ़ाई गई है। ये दोनों चीज निकल के आ गई। अब ये पता लग गया, ये पता लग गया, बस आपको क्या करना है? आप इसको और इसको उठा के इस फॉर्मूले में पटकना है। इस फॉर्मूले में पटकते हैं, सारी वैल्यू रख दी। उसके बाद में क्या हुआ? आपका फोकल लेंथ क्या आता है? 5/2 निकल के आएगा 2.5। वैसे आपको जरूरत नहीं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स, उसको मतलब नहीं है, क्योंकि आपको तो बाद में फॉर्मूला लगवाना ना ये वाला।
लेकिन फिर भी अगर आती है तो थोड़ा फील करने में, फिजिक्स को समझने में थोड़ा आसानी रहती है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर निकल के आ रहा है, क्योंकि इसी फोकल लेंथ क्या निकल गया प्लस। अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को हटा के, इस पूरे सिस्टम को हटा के इस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी एक सिल्वरिंग ऑफ लेंस होती है तो द होल सिस्टम एक्ट्स एज अ मिरर। यहाँ पे मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 5/2 है, डिस्टेंस u कितना दे रखा है -10। अब इसका यूज करके आपने मिरर फॉर्मूला लगा दिया और मिरर फॉर्मूला से आपका v2 निकल के आ गया, व्हिच मींस कि आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकल के आ गया, सॉरी इमेज की डिस्टेंस भी निकल के आ गया, जो कि वर्चुअल है, इसका मतलब वो यहाँ बन रही होगी बिहाइंड द मिरर। आई होप कि हर बच्चे को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ पूछ लिया उसने, कुछ नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन में आपके लिए। आया नहीं आया समझ में सबको? और बोलो हाँ के ना। चलो अब हम क्वेश्चन ना करके हम टॉपिक पे चलते हैं अपना, और नेक्स्ट टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिवाइज करने के लिए रखना हमेशा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सीधे सीधे बात करते हैं हम, प्यारी प्यारी सी, एक सेकंड, दूसरा टॉपिक है आपका प्रिज्म। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही प्रिज्म है जिसका नाम है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, और उसी को हम पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो आप देखते हो सिर्फ वही प्रिज्म होता है, दुनिया में प्रिज्म कुछ भी हो सकता है। अभी एक सेकंड रुको, आपने अपनी बुद्धि में एक चीज बता रखी, प्रिज्म ऐसा होता है, ठीक है। प्रिज्म पहली बात तो ऐसा नहीं होता, ये 2D फिगर है आपका। प्रिज्म की 3D फिगर क्या होता है बताऊंगा। प्रिज्म कुछ भी हो सकता है, ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है, दुनिया में हर चीज एक प्रिज्म हो सकती है। जो भी 2-3 एंगलों पे आपकी कोई बॉडी आ रही है ज्योमेट्रिकली, कुछ अलग अलग एंगल बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, 3D शेप बना रही है, वो सब आपके प्रिज्म की तरह काम कर सकते हैं। पर सिलेबस है और सबसे ज्यादा फेमस है वो होता है आपके केस में, वो है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। ज्यादा डीप में इसकी वो नहीं, आपको कोई इससे इसकी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब सुनो वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर बेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मतलब क्या है सुनो। तो प्रिज्म दिखता कैसा है, पहली बात तो ये समझेंगे प्रिज्म दिखता कैसा है, इसको 3D और 2D दोनों समझेंगे। पर हमें मतलब क्या है, सिर्फ 2D वाली फिगर से मतलब होगा, क्योंकि हम 2D वाली फिगर से क्यों मतलब होगा, क्योंकि याद करो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हम जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें एक लॉ था, दोनों में एक लॉ कॉमन है। क्या लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन। सिमिलरली आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ क्या था आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइट इन सेम प्लेन, दोनों में सेम प्लेन पे बात हो रही है, 2D की बात हो रही है, तो हमें 2D से मतलब होगा इसके। अगर हम देखने पे उतारू हो जाए बिल्कुल नहीं से, मुझे दिखाओ, मुझे तो फील करना है इसको, तो समझो। तो इसमें कैसा दिखता है आपका, मान लीजिए आपका एक इस तरह से, मान लीजिए आपका एक इस तरह से एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया इस तरह से, और पीछे एक और ट्राइंगल बना दिया मैंने, इस तरह से बना दिया, सुंदर सुंदर फिगर, प्यारी प्यारी फिगर। ये आपके सामने जो बच्चों बना दिया, ये आपका है रेक्टेंगुलर बेस ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। सारी साइड क्या है, ट्रायंगुलर, लेकिन बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और भी आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, बेस कैसे भी हो सकता है, बहुत सारी फिगर है, पर हम जो यूज करने वाले ये जो बच्चों मैंने आपके सामने बनाया है, ये एक 3D फिगर है। और इसी को जब मैं सामने देखता हूँ, मुझे उसी से मतलब होगा, इसको जब मैं सामने देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक साइड दिखाई देगी इसकी, और ये कैसे एक्ट करेगा आपके लिए, ऐसा 2D फिगर काम करेगा। इसमें कुछ एंगल्स आने वाले हैं, उन पर खास ध्यान देना, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है प्रिज्म, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं इस पर, क्योंकि थोड़ा सा ना, मैंने बता दिया जितना इजी टॉपिक उतना उतने ज्यादा क्वेश्चन, प्लस ये नया टॉपिक है, ये क्लास 9-10 में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए उसके हिसाब से नया टॉपिक है। तो बात करें तो मान लो लाइट क्या हो रही होगी आपकी, लाइट कहीं यहाँ से आ रही होगी आपकी, लाइट यहाँ से आ रही होगी, इस वाली सरफेस पे टकरा रही होगी, इस वाली सरफेस पे लाइट टकरा रही होगी। फिर क्या होगा, लाइट अंदर घुसेगी, अंदर घुस के कुछ कुछ होगा, और उसके बाद फिर क्या होगी, फिर यहाँ से निकल के आएगी। मतलब वो क्या है आपका, इस वाली सरफेस से निकल के आ रही है, इस वाली सरफेस से निकल के आ रही है। तो 3D में थोड़ा समझना मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये आपका 3D व्यू हो गया। लेकिन जब इसकी बात में इसी फिगर का मैंने क्या बना दिया आपका 2D व्यू, ये 2D व्यू से मतलब क्या है मेरा, 2D व्यू का मतलब है मैं कि इसको यहाँ से देख रहा हूँ, मेरी आंख यहाँ से आ गई तो मैं सामने देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ ये ट्रायंगल दिखाई देगा, किसी ट्रायंगल को सामने देखना, सिर्फ ट्रायंगल दिखाई देगा आपका, चाहे पीछे से कुछ भी पड़ा हो, कुछ दिखाई देगा नहीं मुझे। अब सुनो क्या हो रहा है यहाँ पर जादू, तो फिगर समझ गए हो मेरे ख्याल से, प्रेजेंट क्या होता है ये भी हल्का हल्का समझ में आ गया होगा। अब इसमें लाइट कैसे आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये मत मिस करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज बताने जा रहा हूँ ये हमेशा काम आएगी। अब तो मान लो आपका लाइट कैसे आएंगी, लाइट आएगी आपकी इस तरह से, ये एक लाइट मान लो इस तरह से आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो क्या यहाँ पे आपका ग्लास का प्रिज्म है, जिस भी मटेरियल का है, उसकी वजह से क्या आपका यहाँ पे, क्या आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरत है, हमें नॉर्मल बनाने की जरूरत है, मैंने बना दी नॉर्मल ऐसे। नॉर्मल क्या बनाता है हमेशा, नॉर्मल आपका 90 डिग्री बनाता है, ये भी हर बच्चे को पता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया।
अब क्या होगा, क्योंकि बाहर मान लो मैंने एयर मानी है, बाहर मान लो मैंने एयर मानी है, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है आपका, ये वाला जो एंगल है ये वाला कहलाएगा आपका इंसिडेंट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको हम इंसिडेंट एंगल ही बोलेंगे, ये बात याद रखना, इसको हम इंसिडेंट एंगल ही बोलेंगे। ये आई हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे घुस गए अंदर, अंदर क्या है, ग्लास है, यहाँ क्या है आपका बाहर एयर है, तो यानी हम रेयर से डेंसर जा रहे हैं, रेयर से डेंसर जा रहे हैं, तो आप नॉर्मल के करीब आओगे, नॉर्मल करीब मतलब नीचे की तरफ आओगे। मैं नीचे की तरफ आऊँ चाहे सीधा बना दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि नॉर्मल के पास आना है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होना चाहिए, बस सिंपल सी इतनी बात। तो यहाँ पे जब इसको आगे बनाता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से मन की मान लो, ये देखो कुछ इस तरह से, साफ सीधी बात है, नॉर्मल के पास आ गई है, ये आ गई अपनी नॉर्मल के पास। उसके बाद क्या होगा, अच्छा ये वाला एंगल का नाम क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड एंगल से इसको हमेशा इसी नाम से बुलाया जाएगा। इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले एंगल को हम R1 से, सर R1 से अलग अलग किताबें अलग अलग करती है, मैं R1 से प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, आप क्या करोगे, दूसरी साइड आप नॉर्मल बनाओगे, दूसरी साइड कौन सी, ये वाली साइड, इसकी साइड जब आप नॉर्मल बनाते हो तो वो नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकंड, नॉर्मल कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। क्या किस तरह बनेगा कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा होगा, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बना रहा होगा, ठीक है। अब फिर क्या हो रहा है आपका, फिर क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से बाहर निकल के आएगी, लाइट यहाँ से बाहर निकल के आएगी तो क्या डेंसर से रेयर जाएंगे, तो आपका नॉर्मल से दूर हो जाएगी, आपकी नॉर्मल से इस तरह से दूर हो गई। तो ये पूरा लेखा जोखा है, ये पूरा आपका लेखा जोखा है जो कि आपके प्रिज्म में होने वाला है। कोई बच्चा पहले ये बताओ किसी को इस डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि ये डायग्राम आपका 2 से 3 बार बनेगा अभी, और इस डायग्राम में मुझे आगे बहुत सारी खिचड़म पिचड़म करनी है, इस वाले में नहीं, मैं वापस डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन इतना सुंदर या इतने अच्छे तरीके से नहीं बनाऊंगा। तो किसी बच्चे को अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो अभी बता दो, अगर आ गया है तो यस लिख दो, नहीं आया तो नो लिख दो, मैं वापस समझा दूंगा। लेकिन इसमें कुछ एंगल्स के नाम मुझे अभी बताने हैं, कुछ एंगल के नाम बताने हैं मुझे, लेकिन ये डायग्राम कैसे बना, कैसे समझ में आया कि नहीं आया। सर आपके नॉर्मल में लग रही है, सर आपके नॉर्मल में लग रही है, ये क्या बोलना चाह रहे हो भाई, आपने ये क्या कहीं क्या कहीं का एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा ना, क्योंकि एंगल बढ़ेगा क्योंकि आपका डेंसर से रेयर जा रहा है तो एंगल बढ़ता है, ठीक है। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं अमन ने क्या लिखा है, आपके नॉर्मल में लग गई है, मेरा नॉर्मल क्या, नॉर्मल सही नहीं लग रहा बेटा, नॉर्मल सही नहीं लग रहा उससे मतलब ही नहीं, ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा मतलब नहीं है हमको, वैसे सही तो लग रहा है, क्या दिक्कत है, अपना मोबाइल टेढ़ा करके देखो 90 डिग्री के आसपास ही लग रहा होगा सही, ठीक है। तो सर इंसिडेंट वाला ठीक है, थोड़ा बहुत तो इतना तो तुम ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे भैया नहीं मैं तो कंप्यूटर मतलब बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे तुम पीपीटी बना के पढ़ा रहा हूँ, इतना थोड़ा बहुत चलता है भाई, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। नहीं बच्चे भी ऐसी सी बात बोलते हो ना, सर आपके नॉर्मल में लग रही है, क्या लग रही है मेरे नॉर्मल में, भावनाओं में बह गया। इतना ही मतलब सर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई सर, 87 डिग्री कर दिया आपने, 90 डिग्री करना चाहिए था आपको, ठीक है, ऐसे मजाक मत करो। अब सुनो, अब एंगल की बात कर लेते हैं, तो R1 का और इस वाले एंगल को हम जानबूझ के, इस वाले जो एंगल मैंने आपके सामने बनाया है अभी, इस वाले एंगल को जानबूझ के हम कुछ और, इसको हम R2 नाम से बुलाते हैं। सर R2 क्यों बुला रहे हो इसको, ये भी तो नया इंसिडेंट एंगल है, मेरी मर्जी बुला रहा हूँ, ठीक है, इसको हम R2 बुलाते हैं। नेक्स्ट एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल, क्योंकि हम हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं, इसको हम E नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सब एंगल के नाम है, ठीक है। R1 R2 का कोई नाम नहीं है, R1 R2 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है आई को हम बच्चों बोलते हैं आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और इस वाले फेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट फेस बोल देते हैं, इस वाले फेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट फेस बोलते हैं। ये जो बाहर निकलने वाला है इसको बोलते हैं हम एमरजेंट फेस। एमरजेंट का अगर तुम मतलब सुन सर, एमरजेंट का मतलब इमरजेंसी नहीं, ठीक है, इमरजेंसी होने, हाँ वो भी पसंद करते हो, इमरजेंसी होने में तुम लोग क्या करते हो, बाहर बाहर की तरफ भागते हो ना, तो वही हो गई और इसको हम, तुम ध्यान दो तो ये शब्द बना है एमर्ज, एमर्ज से, इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। ई होता है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, ये होता है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, इंपॉर्टेंट एंगल है। R1 R2 आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन उनके नाम ज्यादा आपके लिए महत्व नहीं रखते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अब इस डायग्राम को ही मैं बनाऊंगा आगे, और उसमें कुछ कुछ एंगल है और कुछ कुछ खेलूंगा इनके साथ में। तो याद रखना जो भी मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ ना, वो उसका प्रूफ आपके लिए रत्ती भर भी, चाहे आपका बच्चा यहाँ पे बोर्ड वाला बैठा हो चाहे नॉन बोर्ड वाला बैठा हो, उसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसका प्रूफ, लेकिन जो फॉर्मुला निकल के आने वाला है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें एक और एंगल है, इसमें एक और एंगल मैंने बनाया नहीं, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं हम ए, ठीक है। और ए का मतलब क्या है आपका, ए को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। या कभी कभी ऐसे होता है अ प्रिज्म ऑफ 20 डिग्री इज दिस, अब प्रिज्म ऑफ 20 डिग्री ना समझना, वो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है। ये 3 एंगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी आगे फॉर्मुले आने वाले हैं वो इन्हीं 3 पे मेनली डिपेंड करने वाले हैं, ठीक है। अब समझते हैं आगे।
अब देखो मैं जो नेक्स्ट डायग्राम बनाने वाला हूँ तो उसमें थोड़ा घिचड़ पिचड़ होगी, घिचड़ पिचड़ से मतलब थोड़ा सा उसमें बीच में जो उल्टी सी चीजें होंगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा समझना अच्छे से। एक ही बार समझाऊंगा, दूसरी बार समझाने का टाइम नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके जो फॉर्मूले आपके निकल के आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पे आपके प्रिज्म में वो होती है आपकी एंगल ऑफ डेविएशन, पढ़ते हैं कितना डेविएशन हो रहा है। तो सुनो, तो मैं वो प्रिज्म वापस बना रहा हूँ आपका, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो ये रहा आपका वो प्रिज्म। देखिए प्लीज मैं फिर से कह रहा हूँ, एक ही बार समझाऊंगा, दूसरी बार समझाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो वैसे इजी है, कोई तो चीज नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, ऐसा कोई बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूँ इसलिए एक बार बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि भाई एक बार समझ जाओ तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो सुनो, तो यहाँ से आपकी क्या हुई, यहाँ से आपकी इंसिडेंट रे आई इस तरह से, ठीक है, फिर क्या हुआ आपके यहाँ पे वो गई इस तरह से भाग के, और फिर उसके बाद क्या हुआ आपका यहाँ पे वो आ गई इस तरह से निकल के आ गई, ठीक है। अच्छा नॉर्मल बनाते हैं, मैं कोशिश करूंगा नॉर्मल मेरा ठीक ठाक बने, पर भावनाओं बहने वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा ठीक बना पाऊं, पर फिर भी आप मैनेज कर लेना। अब मत बोल देना, अमन मैं मार दूंगा कि नॉर्मल जैसा नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा है इस बार हल्का सा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे मुंडी टेढ़ी करनी पड़ रही है बेशर्मा, ठीक है, इससे अच्छा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये लगभग दिख भी रहा है। तो देखो अगर मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे डायग्राम बना है पूरा पूरा, और आपका यहाँ पे सारे एंगल, मैं एंगल को एक बार मार्क कर देता हूँ कुछ कुछ एंगलों को, तो ये हो जाता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है ए, ठीक है, प्रिज्म एंगल। और आपका इस वाले एंगल को मैंने क्या नाम दिया था, स्टैंडर्ड एंगल है, आई होता है ये। इसको R1 R2 स्टैंडर्ड नहीं है, पर फिर भी मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी R1 R2, और ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। अब इस सवाल में क्या क्या पूछा जाता है उस बात पे बहुत ज्यादा गौर करना। सुनो, ये कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी क्या है 90 डिग्री, तो नॉर्मल है आपका। अब बात ध्यान देना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो वहीं रोक देना, और वहीं पे रोक के मैं आपको समझा दूंगा आपको। ये एंगल ऑफ, अब इसमें पूछा जाता है जनरली आपसे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। पहले हम ए और R1 R2 में रिलेशन निकालते हैं, याद रखना मुझे रिलेशन किसमें निकालना है, ए में निकालना है, R1 और R2 में एक रिलेशन निकालना है। कैसे निकालते हैं, क्यों निकालना है, क्योंकि सब सब आपकी प्रिज्म के अंदर के एंगल है। तो बात पे ध्यान दो, बात पे ध्यान दो। अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बच्चों कि अगर ये वाला R1 है, ध्यान देना प्लीज ध्यान देना, क्योंकि मैं फिगर में समझाने वाला हूं, मैं कहीं लिखूंगा नहीं कुछ। इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, कहां गया, इस वाले ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, हाँ सर ये ट्रायंगल दिख रहा है, सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर की बातों बातों पे गौर करना है। ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर आपका एक एंगल क्या है, R1 है, एक एंगल क्या है, R2 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा सर, बचा हुआ एंगल होगा आपका 180 टोटल होता है, तो 180 माइनस R1 R2, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 180 माइनस R1 R2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका एंगल बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख देता हूँ आपका, इस एंगल को मैं क्या लिखता हूँ, पाई माइनस R1 प्लस R2 लिखता हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो बता देना। पहली बात मैं पाई लिख रहा हूँ क्योंकि रेडियन में सब कुछ लिख रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इसको 180 माइनस में लिख सकता कोई दिक्कत नहीं, वो डिग्री में होगा, ये आपका रेडियन में लिखा, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाली दिक्कत सबको समझ आया कि इसमें इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, आई होप सो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 और R2 में रिलेशन करना, अब तुम्हें इस पर ध्यान दो। अब ये वाली चीज मैं क्या हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि ये ए, ये इस पॉइंट को अगर मैं नाम देना चाहता हूं, नाम नहीं दे रहा क्योंकि फालतू वो हौच पौच ज्यादा करेगा। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखो, अब बीच वाली लाइन को भूल जाओ, इस पूरे ये ऐसे लाइन, फिर ये जादू, फिर ये जादू, और फिर ये जादू। अगर तुम इस पूरी चीज पे ध्यान दो, पूरी चीज पे ध्यान दो, तो ये जो आपके सामने प्रकट हुआ है क्या एक क्वाड्रिलेटरल बनके प्रकट हो गया है, आपके सामने जो चीज बनी है क्या ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसको मैं एक बार साइड में बना देता हूँ क्योंकि बच्चे R1 और R2 में उलझेंगे। तो सुनो, अगर मैं ध्यान दूं एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, जिसमें आपका ये वाला एंगल कितना है, ध्यान दो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल ए है। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल अपने अभी निकाला है पाई माइनस R1 प्लस R2। क्या ये वाली बात हमने निकाली, हाँ सर ये वाली बात हमने निकाली है। अब एक बात पे ध्यान दो, क्या मैं हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ ये बात जानता है, क्या हर बच्चा यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये बात जानता है कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल में 180 होता है, एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, इट इज 360 डिग्री। और 360 को मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ, राइट, 360 में 2 पाई भी लिखता हूँ। हर बच्चा यहाँ पे जानता होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है 360 होता है, या उसको मैं 2 पाई भी लिख सकता हूँ।
अगर मैंने लिख दिया तो मैं क्या इसी बात भरोसे पे लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए प्लस ये कितना है आपका, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री को मैं π/2 लिख सकता हूँ। फिर ये बचा, ये कितना है आपका, ये है आपका पाई माइनस, कोई बचा 90 डिग्री किस हिसाब से लिखना चाहता है 90 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेडियन लिख रहा हूँ बस, r1 प्लस r2, और बचा क्या है फिर 90 डिग्री बचा है आपका, यानी π/2 बचा है, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360, तो ये हो गया। अब काटा पीटी मचाओगे तो आंसर पाओगे, ये पाई, ये π/2, 1/2 1/2 1 होता है ना, 1/2 1/2 1 होता है, तो π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो ये हो गया पाई, पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, और क्या मैं 2 पाई बन जाएगा, तो क्या मैं 2 पाई काट सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से a क्या निकल के आएगा, a निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपका r1 प्लस r2 निकल जाएगा। किसी को कोई भी हल्की सी तकलीफ हो तो जल्दी बता दो, बार बार समझाने वाली बात नहीं है। तुम अगर टॉपिक खत्म होने के बाद बोलोगे कि सर वापस समझाओ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर वो डायग्राम बहुत खराब हो जाएगा उसके बाद में। किसी को यहाँ पे थोड़ी सी भी तकलीफ हो, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हो कि सर ये इसमें कोई मुझे दिक्कत आ रही है, आपने r1 प्लस r2 कैसे लेके आए हो, तो बता दो मुझे। वैसे इससे आसान तरीके और इसने सिंपल तरीके से मेरे ख्याल से और कोई समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो a r1 सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहली बात जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सबके जवाब मिलने चाहिए मुझे, सबके जवाब मिलने चाहिए। समझ में आया है तो बोलो हाँ समझ में आ गया, नहीं आया तो लिखो कि भाई नहीं आया, वापस बता दो, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। लिखा करो यार, तुम लोग चैट करने में तुम लोग इतने वो क्यों करते हो, मैं तुम्हारी चैट सामने खोल के बैठा हूँ, तुम लोग रिप्लाई किया करो यार, उससे क्या है ना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है कि भाई हाँ सबके समझ में आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड को आगे ऊपर नीचे छोटा मोटा कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तुम अपने लिए नहीं मत सोचो, मेरे लिए सोचो, और जितना मैं अच्छा समझा पाऊंगा उतना ही आप लोग अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए मेरी डिलीवरी आप लोगों की बात पर डिपेंड करती है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। चलो वेरी गुड, आप लोग चैट इसलिए कर रहे, नहीं आ रहा तो भी बताओ, आ रहा है तब भी बताओ। तो एक क्या, तो यही एक पहला फॉर्मूला क्या हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू r1 प्लस r2। एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है आपका, ये फॉर्मूला याद रखना, एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर होता है, जो एंगल बोल रहा हूँ, जो अंदर आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है r1 और r2, उन दोनों के सम के बराबर होता है। अच्छा फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आगे हम यूज भी करेंगे। नेक्स्ट होता है सवाल बच्चों यहाँ पे आपका ये कि नेक्स्ट सवाल क्या होता है आपका यहाँ पे, वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन निकालना। अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे होगा, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे दो बार डेविएशन हो रहा है ना, एक बार डेविएशन क्या हो रहा है इस सरफेस पे, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मैंने कहा था जब दो बार कोई चीज, 2 या 3 बार डेविएशन हो रहा हो तो क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ देना है विद साइन। तो क्या इस लाइन को मैं आगे लेके जाऊंगा, ये हो गया ओरिजिनल पाथ, ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल पाथ, ये हो गया आपका ओरिजिनल पाथ, ठीक है। और दूसरी बार रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, दूसरी बार रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये होता है आपका ओरिजिनल पाथ, ठीक है, और ये बाद वाला पाथ, ये होता है ओरिजिनल पाथ। तो नेट डेविएशन कैसे दिखाई देगा कि सर ऐसे आई और ऐसे गई, ऐसे आई और ऐसे गई, तो इन दोनों के बीच का ही जो एंगल होगा वही क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इस लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करके जोड़ दूं, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करके जोड़ दूं, तो बच्चों जो आपके सामने मैंने कहा इनिशियल पाथ ये था, फाइनल पाथ ये है, इनिशियल ये हो गया आपका क्या इनिशियल पाथ, ठीक है, और ये वाला क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फाइनल पाथ। और इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ में जो एंगल चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। आया कि नहीं आया समझ में, पहली बात तो जल्दी से ये बता दो, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, लेकिन सर यहाँ तो दो बार, यहाँ तो आपका दो बार डेविएशन हो रहा है, यहाँ तो दो बार डेविएशन हो रहा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, आप दोनों को अलग लेके चलो, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार डेविएशन ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे हो गया था, ये हो जाएगा आपका डेविएशन 1। दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार आपका ऐसे, तो ऐसे लाइन जा रही थी और आपका बाद में वो ऐसे हो गई, नॉर्मल ऐसे है ना, ऐसे लाइन जा रही थी बाद में ऐसे हो गई, तो आपका दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन कैसा हो गया, वो हो गया। अच्छी बात क्या है कि दोनों का दोनों क्या है आपके, दोनों के दोनों आपके क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो यानी जो भी डेल्टा निकल के आएगा, ध्यान दो, जो भी डेल्टा निकल के आएगा वो क्या होगा आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि दोनों आपके क्लॉकवाइज सेंस में है। अगर किसी को याद भी नहीं है एंगल ऑफ डेविएशन तो आपका रिवीजन हो गया एक तरह से, मान लो। तो दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है आपका, बिकॉज सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन का एक रिफ्लेक्शन से फॉर्मूला क्या था, याद होगा ना, डेल्टा 1 को मैं क्या लिखता हूँ, क्या पाई माइनस आई लिख सकता हूँ, सॉरी पाई माइनस 2 आई लिख सकता हूँ, बताई थी ना चीज वहां पे, पाई माइनस 2 आई, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा 2 को क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा 2 को मैं पाई माइनस आपका यहाँ पे पाई माइनस इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे पाई माइनस आपका कहाँ गया 2r2 लिख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, और आपको r1 और r2 में रिलेशन निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है और r1 और r2 में रिलेशन निकालना है। तो जो रिलेशन निकल के आने वाला है, मैं वो रिलेशन आपके सामने सीधा सीधा लिख रहा हूँ, जो रिलेशन निकल के आने वाला है वो रिलेशन मैं आपके सामने सीधा सीधा लिख रहा हूँ। वो रिलेशन क्या होगा सुनो, वो रिलेशन आपको होगा जो एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आता है, आप प्रूव कर सकते हो यहीं से, डेल्टा 1 निकालना, डेल्टा 2 निकालना, दोनों को जोड़ देना, और फिर इस r1 प्लस r2 रिलेशन का यूज करना वहां पे।
R1 प्लस R2 थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, 3-4 लाइन लेगा आपका, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना भी नहीं कि भाई पूरा पेज भर जाए, 3-4 लाइन लेगा और फालतू लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको अंत में तो फॉर्मूला याद करना है। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, I प्लस ई माइनस ए। कैसे आया है तो बता तो मैं सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पाई माइनस टू आई लिखो तो आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे पाई माइनस टू R2 लिखोगे, यहाँ पे फिर R2 को आप ई में कन्वर्ट करोगे 90 डिग्री का यूज करके, उसके बाद फिर तुम्हारा वो R2 आ जाएगा। फिर R1 और R2 को रिप्लेस कर सकते हो तुम एंगल ए से, तो उसका यूज करके तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर तुम्हारा मन है तो थोड़ा दिमाग लगा के आप कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको सीधे से फॉर्मूला याद रखना है। तो ये होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोलूं तो वो भी कम है इसके लिए, क्योंकि इस पे सवाल आए हैं। इस पे आपके जो दोनों इस बार आए थे ना, दोनों सेट आए थे, मतलब इसका जो पहले वाला पेपर हुआ था अक्टूबर में, और दूसरा जो पेपर अक्टूबर, जो पहला पेपर सितंबर में हुआ था, दूसरा पेपर अक्टूबर में हुआ है, दोनों में ही आपके एंगल ऑफ डेविएशन से क्वेश्चन आए थे। तो एंगल ऑफ डेविएशन सोचो इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 बार पेपर हुआ, 1 साल में 2 बार आया, और ये क्वेश्चन आपका बहुत हर साल लगभग पूछा ही जा रहा है, हर 2 साल में 1 बार तो पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हाथों हाथ याद होना चाहिए, इट इज I प्लस ई माइनस ए। याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि प्रिज्म में आपके 3 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था थोड़ी देर पहले। प्रिज्म में आपके 3 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, मैंने कहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये मैंने क्या कहा था, आपके 3 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में आपके सारे फॉर्मूले आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका एंगल ऑफ डेविएशन का था, और ये देखो तुम I प्लस ई माइनस से। अब थोड़ा याद करने की ट्रिक, कभी कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं आई, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं आई क्या क्या लिखूं, कि मेरा आई प्लस, इस पे सीधे से फॉर्म आई प्लस ई माइनस ए लिखूं, आई माइनस ई प्लस ए लिखूं, कि आई माइनस ई माइनस ए लिखूं, ठीक है। ये सब कंफ्यूजन वाले पॉइंट है, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो भी जाता है। तो तुम्हें, मैंने जो बचपन में अपने शॉर्ट ट्रिक याद की, खैर मुझे तो अब याद ही रहता है हमेशा, मैंने जो बचपन में शॉर्ट ट्रिक याद की थी वो याद की थी कि जो बाहर वाले एंगल है उनको प्लस करो, और जो अंदर वाले एंगल है उसको माइनस कर दो, ठीक है। मतलब बाहर और अंदर का एंगल का अलग डिफरेंस होना चाहिए। जैसे बाहर कौन है, क्या आई जो है वो प्रिज्म के बाहर है, हाँ सर आई प्रिज्म के बाहर है। क्या ई प्रिज्म के बाहर है, हाँ सर ई भी प्रिज्म के बाहर है। तो मैंने याद इस तरह से किया कि मैंने आई प्लस, मैंने याद इससे सर आई और ई दोनों बाहर है, दोनों को ऐड कर दो। ई एंगल ए, क्या एंगल ए प्रिज्म के अंदर है, हाँ सर एंगल ए प्रिज्म के अंदर है, तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो मेरे को ये था कि पहली दो, ये सब चीजें पहली बार के लिए होती है ट्रिक। अगर आपको याद करने में मुश्किल होगी तो ऐसे याद करो कि दोनों बाहर वाले एंगल को मैंने जोड़ दिया और अंदर वाले को मैंने घटा दिया उसमें से, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है। बाकी याद तो आपको करना ही है, चाहे इस ट्रिक से याद करो चाहे बिना ट्रिक के याद करो, आपको रटा तो होना ही चाहिए। इसके बाद 1-2 फॉर्मूले और आने वाले हैं, वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूले हैं, उनका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको सीधे फॉर्मूले याद करने हैं, और सीधा सीधा फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना टॉपिक की, भाई आपको मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन ऐसा है तो आएगा ही आएगा, और आप फिर भी आप छोड़ के जाओगे तो फिर आप ही गलती हिसाब से। तो 2 फॉर्मूले हो गए यहाँ पे, एंगल ऑफ जो होता है ए जो होता है वो आपका R1 प्लस R2 के बराबर होता है, दूसरा होता है आपका डिवीजन जो होता है I प्लस ई माइनस ए के बराबर होता है। अब एक बात तो याद रखना, चलो ये तो चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, एक ग्राफ बनता है आपका, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा नया निकल के, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। तो सुनो, अगर एक बात पे तुम ध्यान दो, मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इससे रिजल्ट जो आने वाला है, इसकी जो बात हम समझने वाले हैं इस ग्राफ से, वो इंपॉर्टेंट है। उसको ग्राफ बनाने के बाद हम इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों बना है, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ग्राफ एक्सपेरिमेंटली बनते हैं, तो आपका डेल्टा बना दिया मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पे बना दिया मैंने आपका आई। मुझे पता है कुछ लोगों को ग्राफ याद करना मुश्किल होता है, तो ग्राफ याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जो रिजल्ट है वो भी याद होना चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। कर्व बनता है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है से मेरा कहने का मतलब है कि इस तरफ लेफ्ट साइड में थोड़ा कम पोर्शन है, राइट साइड में थोड़ा ज्यादा पोर्शन है, तो आपको मतलब नहीं है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं है, पर पता होना चाहिए सिमेट्रिकल है नहीं, मतलब नहीं है ये सिमेट्रिकल। और यहाँ पे आपको क्या आता है, डेल्टा मैक्स, इस डेल्टा मैक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। मैक्सिमम डेल्टा आपको यहाँ मिल रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। ग्रेजिंग इंसिडेंस में मिलता है आपको ये, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना ये, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। ये डेल्टा मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा मिनिमम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में एक अलग फॉर्मूला ही इस पे बना हुआ है डेल्टा मिनिमम के साथ साथ, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दूसरा है कि ये कहाँ मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल्टा मिनिमम यानी आपका जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपको मिलता कहाँ पर है, तो वो मिलता है आपका जब आपका आई और ई क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब आपको कहाँ मिलता है, जब आपका आई और ई क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अच्छा एक और बात याद रखना, एक इस ग्राफ में किसी भी रैंडम पॉइंट को उठाओ, कोई भी बीच का पॉइंट उठा ले, कोई भी बीच का, मैंने मिडिल पॉइंट नहीं, कोई भी बीच का पॉइंट, तुम देखोगे कि इस वाले एंगल पे अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस लेके चलता हूं,
और यहाँ पे इस वाले एंगल को भी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देता हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि साफ सी बात है नीचे वाली एक्सिस एंगल ऑफ इंसिडेंस की है। तो इन दोनों पे आपका डेल्टा क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। देख रहे हो ना ग्राफ में कि एट I1 एंड I2, एट I1 एंड I2, I1 और I2 बराबर नहीं है, लेकिन दोनों पे आपका डेल्टा क्या है, सेम है। इसका मतलब याद रखना, आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो सेम निकल के आता है दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। आपका जो एंगल ऑफ सॉरी, जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो दो एंगल के लिए सेम निकल के आता है। तो जब भी आपसे बोला जाए ना कि डेल्टा आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो कितने एंगल के लिए 30 डिग्री आएगा, तो आपका आंसर सीधे आना चाहिए कि वहां पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है जिनके लिए आंसर आ सकता है। कभी कभी वो आपसे पूछ भी सकता है, कभी कभी आपसे पूछ भी सकता है कि बताओ कौन कौन से एंगल होंगे। थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, पर उतना बड़ा सवाल आपके लेवल का है नहीं, वो आएगा नहीं, सब्जेक्टिव सवाल हो जाएगा बहुत ज्यादा। अच्छा, ये वाली बातें समझ आ गई। दूसरी बात यहाँ पे बताने वाली बात है कि जो कर्व बनाई है थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है, लेफ्ट साइड कम पार्ट है और राइट साइड थोड़ा ज्यादा पार्ट है, बस इतना बताना चाहिए। ये इस कर्व से हम इतना ही बता पा रहे हैं कि आपका दो तीन चीज बता पा रहे हैं कि आपका पहली बात तो I1 और I2 दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एक एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है, कर्व अनसिमेट्रिकल। और तीसरी चीज है आपका जो डेल्टा मिनिमम है, जो डेल्टा मिनिमम वो कहाँ पे मिलता है, जहां पर जब आपका आई और एंगल ई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाएंगे। जब आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है वो मिनिमम मिलता है। अब बात करते हैं सबसे, मतलब पूरा का पूरा जो मैं बात कर रहा हूँ सब तोड़ चीज ही है, ठीक है, लेकिन सवाल किस पे आ रहे हैं, तो सवाल जो नेक्स्ट चीज है वो समझ लो। वो आता है आपका, नेक्स्ट है आपका कंडीशन फॉर कंडीशन, सुनो आ गया, कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम एंड डेल्टा मैक्सिमम। इस ग्राफ के थ्रू ही जा रहे हैं। डेल्टा मिनिमम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू डेल्टा मैक्सिमम, तो उस पर हम थोड़ा सा एक फॉर्मूला आता है इस पे, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेल्टा मिनिमम वाला, ठीक है। इस पे एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला भी आपको याद करना है। फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब सा फॉर्मूला है पर याद करना है। अब सुनो, कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम क्या होती है आपकी, पहले हम डेल्टा मिनिमम की बात करते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं डेल्टा मिनिमम की। कब आपको डेल्टा मिनिमम मिलता है, कब आपको डेल्टा मिनिमम मिलता है, कैसे मिलता है। तो पहली बात तो इसकी कंडीशन क्या है, डेल्टा मिनिमम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डेल्टा मिनिमम इस ग्राफ से बताया क्या, डेल्टा मिनिमम अकर्स एट, कब मिलता है आपको, सवाल है सीधे सीधे, डेल्टा मिनिमम अकर्स एट आई इज इक्वल टू ई, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है। ग्राफ से पता लग रहा है एक्सपेरिमेंटली, तब आपका एंगल ऑफ जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, आपका मिनिमम होता है, ठीक है। ये वाली बात भी समझ आ गई। अब तुम एक बात पे ध्यान दो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो गए, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। पहली बात ये बात जो मैंने लिखी है ये सब कुछ समझ में आई कि नहीं आई, पहली बात बताओ। नहीं आई तो मैं बताऊंगा, अच्छी चीज लिखी मैंने। अगर मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस अगर बराबर हो गए, तो जो अंदर वाले एंगल थे R1 R2 ये भी बराबर होंगे। क्यों, तो सुनो इसका रीजन, ये है स्नेल्स लॉ से। कैसे स्नेल्स लॉ से, सर स्नेल्स लॉ लगाया मैंने यहाँ पर, जब मैं पहले लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एयर है ना, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू आपका अंदर म्यू इंटू साइन R1 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। अब बाहर जब जाते हैं तो यहाँ पे जब लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा आपका अंदर, यानी म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपका 1 इंटू साइन आर। वैसे बच्चे समझ गए होंगे, बताने वाली बात नहीं, आप लोग इतना इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं है तो बता रहा हूँ। 1 इंटू साइन ई। अब मैंने क्या बोला कि आई और ई बराबर है, अगर आई और ई बराबर हो गए तो साइन आई और साइन ई बराबर हो गए, यानी ये पूरी चीज और ये पूरी चीज क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर ये पूरी चीज और ये पूरी चीज बराबर हो गई तो इसका साफ सीधा मतलब है कि ये और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होगा ना एक दूसरे के। तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू साइन R1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2 हो गया। तो यहाँ से म्यू और म्यू एक दूसरे को खा जाएंगे, तो क्या यहाँ साइन R1 और साइन R2 बराबर हो जाएगा। इसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो अगर किसी को नहीं भी आ रहा था समझने वो चीज, तो वो भी समझ सकता है इसको आराम से बड़े अच्छे से। तो याद रखना, जब डेल्टा मिनिमम होगा तो उस टाइम पे आई और ई तो बराबर हो गई। अच्छी बात क्या है, उस टाइम पे आपका R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका डेल्टा मिनिमम, जब भी डेल्टा मिनिमम होगा तो उस टाइम पे आई और ई बराबर होंगे और आपके R1 और R2 बराबर होंगे। एक इसके बाद फिर ये चीज करने के बाद एक अच्छे फॉर्मूला निकल के आता है। क्या आप सब लोग जानते हो, क्या आप क्या आप सब लोग जानते हो ये कि आपका जो ए है
क्या वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है? इसमें तो कोई मिनिमम मैक्सिमम का फंडा तो नहीं है, तो हमेशा होता है। अगर A और R1 R2 बराबर होता है, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मिनिमम के टाइम पे R1 और R2 बराबर हो जाते हैं, मिनिमम के टाइम पे आपके R1 और R2 बराबर हो जाते हैं, तो क्या हर बच्चा ये बोल सकता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका A इज इक्वल टू 2R1 लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसको 2R2 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, R1 और R2। फैज एक काम करो, पब्लिकली मैसेज करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको। R1 और R2 क्या हो जाएंगे आपके A/2 हो जाएगा। आप सही आंसर दे रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा आपका R1 और R2 के बच्चों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये तीन चीज आपको कंडीशन निकल के आती है इस ग्राफ के थ्रू। इस ग्राफ से आपकी तीन चीज निकल के आएंगे, क्या कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका क्या क्या होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंसी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। R1 और R2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2 होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे बोलता है एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम चल रहा है और आपको क्या करता है, बोलता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल के बताओ अगर R1 और R2 में से कोई एक दे रखा है। बोला इतना एंगल है अंदर वाले का, बताओ उस टाइम पे एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा। तो आपको R1 और R2 पता है तो आप A/2 निकाल सकते हो बड़े आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाली चीज समझ में आ गई। अब है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उस फॉर्मूले को बच्चों आपको रटना है, ठीक है। वो कैसे आया क्यों आया बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन उस फॉर्मूले को आपको रटना है। वैसे वो कैसे आया उसको भी हम बता सकते हैं, उसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, कोई इतनी टॉप चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आपको रटना है। फालतू मैं बताऊं तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डेल्टा मिनिमम। कई बार आपसे डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए बोलेगा, कई बार आपसे यहाँ पे कुछ भी निकलवा सकता है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बड़ा सा है और इसका कोई और उपाय नहीं सिर्फ याद करने के अलावा। इसलिए प्रूव करवा के मैं आपको फालतू कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको याद ही करना होगा इसको। और फॉर्मूला है आपका, सुनो, फॉर्मूला है आपका, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। फॉर्मूला है आपका म्यू प्रिज्म किसी का भी बनाओ, ग्लास का हो प्लास्टिक का हो, डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग, जो कि जनरली 99.99% आपको एयर ही मिलेगी, इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन लेमडा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। वो तो होड़ी बाबा इतना बड़ा फॉर्मूला, बड़ा छोटा नहीं होता, तो मैं याद करना है बस, इतना इंपॉर्टेंट है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है, कई बार आया है, आएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब कुछ ही क्वेश्चन को, मतलब कुछ ही क्या, मैं बहुत सबके लिए बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है, पर ये सही में इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आए हैं कई बार। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से। तो अब इस फॉर्मूले में बच्चों को डाउट होता है याद करने का, भाई कहाँ, देखो ये फॉर्मूला डेल्टा मिनिमम बाय प्लस A/2 ये सबको याद ही रखना है, पर बच्चों को कभी डाउट होता है कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। ये कभी डाउट होता है ये ऊपर आएगा कि ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा। तो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, तो बहुत टॉप चीज नहीं है। देखो, तो याद कैसे करना है आपको, याद करने का तरीका हो जाएगा कि ऐसे म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग, म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग। म्यू सराउंडिंग जनरली, देखो हमेशा नहीं होता है, पहली बात तो याद रखना, जनरली क्या होता है, एयर होती है। म्यू सराउंडिंग जनरली क्या होती है, एयर होती है, ठीक है, जनरली क्या होती है, एयर होती है। और एयर का म्यू क्या होता है, हमेशा कम होता है। और मैं एक बात जानता हूं कि साइन थीटा, अगर थीटा को तुम बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू भी क्या करती है, बढ़ती है। जैसे जैसे एंगल को बढ़ाओगे तुम्हारा साइन क्या करता है, बढ़ता है हमेशा, ठीक है। तो क्योंकि प्रिज्म वाला म्यू हमेशा सराउंडिंग से ज्यादा होता है, 99% ज्यादा होता है, तो ऊपर साइन के साथ में थोड़ा बड़ा एंगल, यानी देखो ए तो दोनों जगह आएगा, नीचे भी ए आएगा, यहाँ भी A/2 आएगा, यहाँ भी A/2 आएगा। बस फर्क क्या है आपका, एक जगह आपको डेल्टा मिनिमम जोड़ना पड़ेगा, एक जगह डेल्टा मिनिमम नहीं जोड़ना है। तो जहां पे डेल्टा मिनिमम जुड़ेगा वो एंगल बड़ा हो जाएगा, वो साइन बड़ा हो जाएगा, यानी वो म्यू बड़ा हो जाएगा। तो यानी साफ सी बात है, आपको इस तरह से डेल्टा मिनिमम यहाँ जोड़ना पड़ेगा। मैंने तो इस तरह याद किया था कि मुझे एक तरफ डेल्टा मिनिमम जोड़ना है, बाकी सब कुछ सेम है, बस वो कहाँ जोड़ना है। तो प्रिज्म का जनरली बड़ा होता है म्यू, तो उसके साथ सामने वाला आपका बड़ा हो जाएगा। बाकी आपके अपने अपने याद करने के तरीके हैं, याद तो लेकिन करना ही है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट वाला जो केस है आपका, अच्छा अपन ने अभी जो केस किया वो कौन सा केस किया था आपने, अपन ने केस किया था आपका कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम एंड मैक्सिमम। डेल्टा मिनिमम हमने यहाँ पे पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है क्या, वो है आपका डेल्टा मैक्सिमम की कंडीशन। इंपॉर्टेंट थोड़ी सी कम है, मतलब मैं तो कहूंगा बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है डेल्टा मैक्सिमम कंडीशन, क्योंकि प्रैक्टिकल कंडीशन से थोड़ा सा अलग होती है चीज।
और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए आप डेल्टा मैक्सिमम को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। पर ये कब होता है इंपॉर्टेंट ये है, तो ये याद रखना डेल्टा मैक्सिमम, डेल्टा मैक्सिमम बस ये इतना भी याद कर लो काफी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं। डेल्टा मैक्सिमम अकर्स एट I इज इक्वल टू 90 डिग्री और E इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखना ये और का मतलब क्या होता है, और का मतलब मेरे ख्याल से हर बच्चा समझता है, और का मतलब होता है आपका या, क्या होता है या तो आपका I 90 डिग्री हो या आपका E 90 डिग्री हो, दोनों एक साथ नहीं होते, नॉट बोथ, इनमें से कोई एक, ये वाली बात याद रखना, नॉट बोथ, कि भाई आपका या तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री हो जाए या आपका एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तब उस टाइम पे आपका क्या होता है डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू, डेल्टा जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल हो नहीं सकता। आई ई और आपका R1 R2 किसी भी कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता, क्योंकि सारे एंगल आप नॉर्मल से नापते हो। तो जब आपका आई या तो 90 डिग्री हो जाए या ई आपका 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, आपका उस केस में हम बोलते हैं आपका मैक्सिमम डेल्टा निकल के आएगा। जब भी आपका आई 90 डिग्री होता है, जब भी आपका आई 90 डिग्री होता है, तो इस केस को हम बोलते हैं आपका, इस केस को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। इस केस को बोलते हैं अपन ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग का मतलब छू के निकल जाना। ठीक, क्यों क्यों छू के निकल जाना, खुद देखो। जब एंगल ऑफ ये 90 डिग्री मान लो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, इसका मतलब रे ऐसे आ रही है, यानी छू के घुस रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। और जब इसका सिर्फ नाम पता हो जाए काफी है। जब आपका ई 90 डिग्री होता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। ग्रेजिंग का मतलब होता है छील के, बिल्कुल छू के गुजर जाना, ग्रेजिंग एमरजेंस। या तो आपके केस में ग्रेजिंग इमरजेंस होगा या आपके केस में ग्रेजिंग इंसिडेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, जब रे आपकी बाहर निकल रही होगी, तो वो जस्ट ऐसे करके यहाँ से निकल रही होगी छू के, ठीक है, जैसे TIR इफेक्ट होता है उस तरह से आपकी, इस तरह से होना चाहिए। तो आई होप कि डेल्टा मैक्सिमम वाला केस भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। हाँ सही है, मेरे मनदीप आपने जो बोला वो बात भी सही थी। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं आपका, और नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कल ही आपका वो खत्म होगा। डिस्पर्जन को हमें 5-10 मिनट तो चाहिए, डिस्पर्जन में देखना तो डिस्पर्जन कितना बड़ा जाएगा। डिस्पर्जन डिस्पर्जन अपन देखते हैं क्या हो पाता है। डिस्पर्जन आज ही खत्म करेंगे, आज आज हम चैप्टर ही खत्म करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब है बच्चों एक और नई चीज, और थोड़ा सा अच्छी चीज, पर बहुत ही सिंपल, कोई मैं इसको हार्ड नहीं बोलूंगा, सिंपल है, ठीक है। वो क्या है आपका, सुनो, वो है आपका थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म कंसेप्ट सुनो, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल, मतलब रद्दी चीज है, पर सवाल इस पे भी ज्यादा बहुत ज्यादा आते हैं, तो सुनना, क्योंकि पूरा प्रिज्म इंपॉर्टेंट है। थिन प्रिज्म बात होता है। अब थिन प्रिज्म का मतलब क्या है, पतला, जैसे अपन ने लेंस पढ़े थे, ठीक है, लेंस पढ़े थे, तो लेंस में क्या थे आपके, मोटा लेंस था, फिर पतला लेंस था, वैसे आपका प्रिज्म भी ऐसा है, मोटा प्रिज्म। जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े, जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, सारे के सारे वैलिड किसके लिए, सारे हर प्रिज्म के लिए वैलिड है। इसकी नेक्स्ट जो चीज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपकी वैलिड है सिर्फ और सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए। थिन प्रिज्म का मतलब क्या होता है, थिन प्रिज्म का मतलब होता है आपका, एक सेकंड इसको पतला कर दूं। थिन प्रिज्म का मतलब अगर मैं बात करूं, तो आपका प्रिज्म क्या हो गया, पतला प्रिज्म, मतलब आपका पतला प्रिज्म कहने का क्या मतलब है, तो उसकी मोटाई पतली है। मोटाई प्रिज्म का मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना, ये क्या हो गया, थिन प्रिज्म का मतलब है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। हाँ सिलेबस में है, पहले सिलेबस में है, बिल्कुल है, सवाल भी आते हैं इसके। एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। अच्छा, वो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो आपके सिलेबस में अगर उसकी बात की जाए डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन आपके सिलेबस में एक तरह से नहीं है डिस्पर्जन, मतलब, लेकिन ये है कि इसका एक या दो बार क्वेश्चन आया, लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी हम एक बात तो पढ़ेंगे कम से कम। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। वेरी स्मॉल का मतलब ये नहीं जीरो होता है, इसका मतलब होता है लगभग 4 to 5 डिग्री, आप लगभग 10 डिग्री तक भी चले जाओ, अगर 10 डिग्री से छोटा है, अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो लगभग 10 डिग्री से छोटा चल रहा है, तो आप इसको स्मॉल, इसको आप थिन प्रिज्म मान के सवाल मान सकते हो। अब इसमें से होता क्या है, ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होने की वजह से, एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा होने की वजह से एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ आई, एंगल R1 R2, इस सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके, स्मॉल हो जाते हैं। R1 R2 तो नहीं बोलूंगा, R1 जो होता है ये क्या होता है, ये भी सारे के सारे क्या होते हैं आपके, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला निकल के क्या आता है, तो वही वाली बात सुनो, तो जो आपका
ये पहले के फॉर्मूले थे वो अभी भी वैलिड है, मतलब a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 पहले वैलिड था, अब भी वैलिड है। ठीक है, आपका डेविएशन का जो पहले फॉर्मूला था I प्लस ई माइनस ए, वो पहले भी वैलिड था, अब भी वैलिड है। ठीक है, और आपका, हाँ वो करते हैं अभी मंदिर, आपका जो क्या कहते हैं नेक्स्ट क्या था, मैं भूल गया, हाँ उसका मिनिमम डेविएशन का, वो क्या था आपका, वो म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू साइन लैम्डा मिनिमम प्लस ए बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ये पहले भी वैलिड था, ये अब भी वैलिड है। तो अब क्या फर्क आता है? पहली बात, एक बच्चों के मन में बहुत बड़े पाप होते हैं, एक बच्चों के मन में बहुत बड़े पाप होते हैं, वो क्या, कि वो इसको बोलते हैं डेल्टा और इसको भी डेल्टा बोलते हैं। बच्चों ये डेल्टा नहीं है, ये याद रखना, ये डेल्टा मिनिमम है। ये डेल्टा है, ये एक्चुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये डेल्टा मिनिमम है जो सिर्फ तब होगा जब आई और ई क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। ये सारे फॉर्मूले पहले भी वैलिड थे, अब भी वैलिड है, मोटा प्रिज्म चाहे पतला प्रिज्म तो हमेशा वैलिड है। फिर इस केस में क्या होता है तो सुनो, इस केस में अगर मैं ध्यान दूं, मैं एक के लिए बताता हूँ, मान लीजिए आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपका अंदर इस तरह से आपकी लाइट आ रही है, तो ये हो गया आपका R1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बच्चों स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है आपका, ये बोलता है आपका 1 × sin i, जनरली हम एयर ही लेके चलते हैं बात, 1 × sin i इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, सिंस R1 R2 सब छोटे हैं, मैंने क्या कहा आपका, सिंस सारे एंगल बहुत छोटे हैं, इस केस में सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं, अगर सारे एंगल छोटे हैं तो मैं बोलता हूँ आई एंड R1 आर स्मॉल। और मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, अगर थीटा जो है वो स्मॉल होता है, अगर थीटा स्मॉल होता है तो इन दैट केस साइन थीटा जो होता है ना बच्चों, वो लगभग किसके बराबर होता है, वो थीटा के बराबर होता है, बताई थी बात। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लौट के, मैंने क्या कहा, आई और ई R1 आर स्मॉल है, तो इसको मैं साइन आई को सिंपल आई लिख सकता हूँ, और म्यू इंटू R1 को सिंपल R1 लिखता हूँ। तो इस तरह से मैं क्या होता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या निकल के आता है आपका, म्यू R1। तो थिन प्रिज्म के केस में, थिन प्रिज्म के केस में आपका आई क्या निकल के आता है, म्यू R1। सिमिलरली मैं आपका वापस से स्नेल्स लॉ लगा के ये भी निकाल सकता हूँ, और ये क्या निकल के आएगा, म्यू इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू म्यू R2। सिमिलरली स्नेल्स लॉ, दूसरे सर्फेस में स्नेल्स लॉ लगाया आपने, ये लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं आपके स्मॉल होते हैं। तो पहली बात, इस बात पे ध्यान देना कि आपके ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, जब आपका प्रिज्म क्या है, थिन प्रिज्म है। ये कब है, ये आपका सबके लिए वैलिड है, ये वाला आपका ऑलवेज वैलिड है। और ये वाले जो फॉर्मूले लिखे हैं ये सबके सब सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिड फॉर R1 एंड R2 जब आपके छोटे हैं, या फिर आई जब थिन प्रिज्म है, मतलब मेरा कहने का। अब बचा क्या, बचा होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का भी एक नया फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिर से, क्योंकि एंगल फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया है। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है सब, जनरल फॉर्मूला होता है आपका आई प्लस ई माइनस ए होता है, जनरल फॉर्मूला, राइट, आई प्लस ई माइनस ए होता है, हाँ सर ये होता है। अब एक बात पे ध्यान दो, एक बात पे ध्यान दो, क्या मैं यहाँ पे आई को लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे म्यू R1, मजे की थोड़ा करवाइए दोनों फॉर्मूले, कुछ तो काम होगा ना इनका। क्या मैं आई को लिखता हूँ म्यू R1, हाँ सर लिख सकते हो। क्या मैं ई को लिखता हूँ नीचे से म्यू R2, हाँ सर लिख सकते हो। ठीक है, माइनस ए लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर। म्यू, अगर डेल्टा की बात करो तो क्या मैं म्यू कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 लिख सकता हूँ, हाँ सर फिर से लिख सकते हो, ये लिख दिया मैंने। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, ठीक है यहाँ पे ध्यान दो, तो ये R1 प्लस R2 को अगर मैं कोशिश करूं थोड़ी सी, इस R1 प्लस R2 पे मैं थोड़ी सी कोशिश करूं समझने की, तो R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखो कहा था ना सबके लिए वैल्यू, सारी फॉर्म लिख दिए, क्या ये ए के बराबर होता है, हाँ सर ए के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या ये आपका म्यू ए माइनस ए निकल के आएगा, हाँ सर ये भी सही निकल के आएगा। तो यहाँ से डेल्टा क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आपका डेल्टा निकल के आ जाएगा आपका म्यू -1 इंटू ए। और इस पे आया था बच्चों इस बार सवाल आपका, जो आपका पहला वाला पेपर हुआ ना इस साल, उस पे इसी पे क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, दोनों इस वाले पे भी सवाल आ गया था, और इस वाले पे भी सवाल आ गया था, दोनों को मिला के एक सवाल पूछा था उसने। उसने एक्चुअली आपसे सवाल में म्यू पूछा था, उसने आपसे सवाल में म्यू पूछा था, तो म्यू निकालने का ये तरीका हो जाएगा कि दोनों को बराबर रख दो, तो आपका म्यू निकल के आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो ये फॉर्मूला वैलिड है आपका, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्म वैलिड फॉर ओनली थिन प्रिज्म। क्या है आपका ये फॉर्मूला, ओनली फॉर थिन प्रिज्म, जब आपका ए बहुत क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ से एक बात समझ में और आती है हमको कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे और एंगल ऑफ प्रिज्म पे। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म को कांस्टेंट कर दें तो सिर्फ म्यू पे डिपेंड करता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके क्या है, जनरल फॉर्मूले, वैलिड फॉर ऑल प्रिज्म,
वैलिड फॉर ऑल प्रिज्म, जितना चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, चाहे पतला मोटा, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए आपका, सिर्फ और सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ बच्चों आपको प्रिज्म वाला जो टॉपिक है, जो प्रिज्म वाला टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। याद रखना ये सारे फॉर्मूले जितने भी हमने पढ़े हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मान लो यहाँ से सीधे 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 क्वेश्चन आपका उठ के आएगा और आपको करके आना होगा। क्वेश्चन जो है हम कोशिश करेंगे, एक कल वाली क्लास ना हम सिर्फ क्वेश्चन कर लेंगे। कल वाली क्लास हम पूरे रे ऑप्टिक्स में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग उसको हम कल डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, चलो जो भी मुझे याद नहीं आ रहा होगा क्या पूछा था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। इस साल क्वेश्चन आया था, मतलब मुझे इतना याद आ रहा है कुछ, ठीक है, मेनली वो है। अब नेक्स्ट आपका हम पढ़ने वाले बच्चों आज ही खत्म करने वाले हैं डिस्पर्जन। कल हम वो करेंगे, कल हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे इस पूरे चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर में हम अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बहुत ही इजी टॉपिक और इंपॉर्टेंट में अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो कहूंगा यार नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने साल से अपन क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों पे क्वेश्चन तो इसके आते नहीं है, तो जबरदस्ती के फॉर्मूले भर रखे हैं। हाँ कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये फिनोमिना किस पे डिपेंड करता है, तो ये फिनोमिना डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है, ये पूछ लेता है, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती क्या है, सबसे बेसिक सवाल, ये क्लास 8th का सवाल है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती क्या है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज स्प्लिटिंग ऑफ, हर बच्चे को पता ही वैसे तो, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, कुछ बच्चे फालतू दिमाग लगाते हैं, देखो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में आ रही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि दिस फिनोमिना क्या मतलब, बोलता है TIR क्या होता है, ऐसे सिर्फ सीधे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, सीधे सीधे डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ ये क्या होता है। तो कई बोलते हैं कि भाई आपका मिराज फिनोमिना किसकी वजह से होता है, तो आंसर होता है TIR होता है। कई बोलते हैं वो आपका वो सब मतलब इस तरह के एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, जैसे पूछ जाता है बताओ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स क्या होता है, तो ऑप्शन देगा डिस्पर्जन, ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन देगा डिस्पर्जन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। बच्चा इतना कंफ्यूज होता है वहां पे, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ऐसे नाम सुन के कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, ऐसे नाम सुन के बिल्कुल सही बात है, फिर ऐसे नाम सुन के बच्चा हो जाता है वहां पे कंफ्यूज। जब कंफ्यूज होता है तो सोचता है ये क्या बात हुई, ठीक है, अलग अलग नाम सुन के। तो याद रखना डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है 7 कलर्स में। डायफ्रैक्शन कुछ और होता है, डायफ्रैक्शन तो हम पैटर्न देखते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न होता है। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई लाइट आपकी अपने मतलब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बनाती है, उसको हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन ये होती है जब आपकी दो अलग अलग वेव्स आके, जब दो अलग अलग वेव्स आके कहीं जुड़ती हैं, ठीक है, तो अलग अलग फेज में जुड़ती हैं, तो जो जुड़ रही हैं उसको हम बोलते हैं आपका पोलराइजेशन। तो ये सारे टॉपिक अलग अलग होते हैं, आप अलग अलग जगह पढ़ते हो फिर कंफ्यूज जाते हो, और सारे सारे डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब कंफ्यूज जाते हो, बड़े बड़े नाम, महंगे महंगे नाम, ठीक है। तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन हम आपको वेव ऑप्टिक्स में आराम से पढ़ेंगे, और पोलराइजेशन उसी पढ़ेंगे, उसी पढ़ेंगे मेन तो उसमें, ठीक है। पोलराइजेशन हम साउंड में भी पढ़ते हैं, वेव्स में पोलराइजेशन पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में आपको पोलराइजेशन पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब सुनो यहाँ पे क्या होता है आपका, अच्छा याद करो मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, क्या आपका जो म्यू है, क्या आप एक काउची फॉर्मूला बताया था मैंने आपको पहले, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसको जल्दी से सुनना और खत्म करना इसको। क्या मैंने बहुत पहले आपको काउची फॉर्मूला बताया था, ठीक है, बहुत पहले मैंने आपको एक काउची फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने, काउची फॉर्मूला मैंने बताया था जो आपका म्यू होता है इट इज A+B/λ² बताया था, राइट, ये बताया था काउची फॉर्मूला। जो म्यू होता है इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो यहां से मैं एक बात, इस अगर मैं बात करूं तो ये तो क्या हो गया आपका, ये क्या होता है, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। और ये लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। और ए और बी क्या होते हैं, ए और बी आपके न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, उसे मतलब भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली अगर बात करूं, मेरे लिए मेन मुद्दा क्या है, मेरे लिए मुद्दा ये कि जब आपका म्यू बढ़ेगा आपका लैम्डा क्या है, घटेगा, और जब आपका म्यू घटेगा तो लैम्डा क्या है आपका बढ़ेगा। मेरे लिए मुद्दे की बात ये है, मेरे लिए फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं, ये सारी चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो बच्चे उस टाइम नहीं पढ़ पाए थे वो समझते हैं, ये वाली चीज मैंने आपको कहाँ बताई थी, मैंने जब TIR पढ़ा रहा था आपको, मैंने उस टाइम बताई थी कि TIR पहले किसका होता है, वॉयलेट का होता है कि आपका रेड का होता है, वो वाली बात मैं आज वापस रिपीट करूंगा, लेकिन ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो म्यू अगर चेंज होगा तो आपका लैम्डा भी चेंज करेगा, याद रखो म्यू चेंज तो लैम्डा चेंज, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और लैम्डा क्या होता है, सुनो, तो लैम्डा जो होता है वो होता है वेवलेंथ, और लैम्डा पे डिपेंड क्या करती है, लैम्डा पे डिपेंड क्या करता है आपका, लैम्डा पे डिपेंड करती है आपकी कलर ऑफ लाइट, कि लाइट का कलर क्या हो गया,
व्हाइट होगी कि ब्लू होगी कि रेड होगी कि विबग्योर, उनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वो आपका डिपेंड करता है, आपका क्राउन ग्लास का म्यू ऑलवेज 1.5 होता है, ठीक है। तो कलर ऑफ लाइट क्या होता है, कलर ऑफ लाइट जो होता है आपका, वो आपका म्यू लैम्डा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली ये बात भी बोल सकते हो कि सर जैसे जैसे आपका म्यू चेंज करेगा, अगर म्यू चेंज करता है तो आपका लैम्डा भी क्या करेगा, लैम्डा भी चेंज करेगा। हाँ चले करेगा चेंज। अगर लैम्डा चेंज करेगा तो इसका मतलब लाइट का कलर क्या करेगा, लाइट कलर भी चेंज करेगा। मतलब अगर पहले वॉयलेट था तो बाद में कुछ और लाइट कलर क्या करेगा आपका, चेंज करेगा, ठीक है। ये चेंज नहीं कर रहा है, एक्चुअली क्या होता है आपका व्हाइट लाइट ना किसी कलर की लाइट बन जाती है। तो यही आपका डिस्पर्जन का माहौल है। डिस्पर्जन क्यों हो रहा है, डिस्पर्जन होता है इस वजह से, जो मैंने आपको सामने ये लाइन लिख दी ना, डिस्पर्जन होता है आपका इस वजह से। लाइट का कलर चेंज नहीं होता है, बस इतना होता है कि व्हाइट लाइट होती है ना वो दूसरे कलर में चली जाती है, व्हाइट लाइट होती है, ये होता है आपका डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हो क्यों रहा है, क्योंकि म्यू चेंज होने से लैम्डा चेंज होता है, इस वजह से आपका लाइट का कलर चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बात करें आपका, मैंने आपको बहुत पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम बताया था, छोटा सा, जब चैप्टर की स्टार्ट की थी मैंने वहीं पर बताया था। उसको मैं जल्दी से जल्दी रिपीट कर रहा हूँ और मैं उसको बहुत छोटा पार्ट बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आती है आपकी, यहाँ पे आती है रेडियो वेव्स आती हैं, यहाँ पे क्या आती है, फिर माइक्रोवेव्स आती हैं, फिर आती हैं आपकी इंफ्रारेड रेज आती हैं, फिर आती हैं आपकी विजिबल आती हैं जो आपके चैप्टर लाइट के हिसाब से आपको पढ़ना है, फिर आती हैं आपकी यूवी रेज आती हैं, फिर आपकी आते हैं यहाँ पे एक्स रेज आती हैं, फिर आपकी बढ़ते जाओ तो गामा रेज हो जाती हैं, इस तरह से होती है, ठीक है। ये सारी रेज होती हैं। मुझे मतलब है सिर्फ इससे, मुझे मतलब है इससे, लेकिन मुझे एक दूसरी बात भी यहाँ पे बतानी है आपको। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जब यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो क्या क्या होता है आपका, ये सारी चीज मैंने आपको पहली क्लास में बताई हुई है, नहीं जिन्होंने, क्योंकि शायद क्लास अपलोडेड नहीं है आपकी यूट्यूब पे, तो इसलिए सुन लो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लैम्डा क्या करता है आपका, अच्छा वेबग्योर की बात करें तो वेबग्योर यहाँ पे इस तरह से होता है, वेबग्योर उल्टा होता है। वेबग्योर से याद रखा करो सब कुछ, या तो वेबग्योर से याद रखा करो यार, ये याद रखा करो कि आपका जो इंफ्रारेड होती है ना वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, बस इनसे लेफ्ट साइड ज्यादा होती है वेवलेंथ। तो यहाँ से जब हम लैम्डा आते हैं तो लैम्डा क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। और आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। और तीसरी बात क्या रही, स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड जो होती है वो क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। v इक्वल टू एफ लैम्डा से आपका f इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा डिक्रीज कर रहा है, और स्पीड क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। तो मेन मुद्दा मुझे लैम्डा से। अब बात करते हैं हम सिर्फ बात करते हैं विजिबल पोर्शन की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे विजिबल पोर्शन की, क्योंकि वही ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। तो विजिबल पोर्शन की अगर बात की जाए तो विजिबल पोर्शन जो है आपका, अगर वो आपकी व्हाइट लाइट होती है, तो जो व्हाइट लाइट है जब वो टूटती है आपकी ड्यू टू म्यू म्यू का चेंज होने की वजह से, तो वो 7 कलर के अंदर टूटती है। और 7 कलर क्या होते हैं आपके, वो होते हैं आपके वेबग्योर। देखो लिखते हम वेबग्योर हैं पर स्पेक्ट्रम पे उल्टा आता है, उसका नाम क्या होता है, रॉयविग, ठीक है, रॉयजीबिग, ठीक है। तो ये होता है, नाम पता ही होंगे मेरे ख्याल से हर बच्चे को, नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं होती, पर फिर भी क्योंकि एक आध बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो और क्योंकि सिलेबस में है तो बताना बहुत जरूरी है। ये होता है रेड, ये होता है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ऑरेंज, ये होता है आपका येलो, फिर होता है आपका ग्रीन, फिर होता है आपका ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका इंडिगो, और ये होता है आपका वॉयलेट, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद क्या करनी है इसमें से, इसमें से इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात, जब मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूँ तो आपका लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज होता है। याद रखने वाली बात कि रेड का लैम्डा क्या होता है, लैम्डा मैक्सिमम होता है, और जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाती है। और वॉयलेट का क्या याद रखना है, वॉयलेट का लैम्डा क्या होता है, मिनिमम होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट सबके सेम होती है, तो ये वाली बात याद रखनी, लैम्डा क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। अच्छा ये वाली बात तो समझ आ गई। अगर ये वाली बात समझ आ गई तो तुम एक बात ध्यान देते हो कि अगर मेरा म्यू, अब तुम ध्यान दो, जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, जब मैं लेफ्ट से राइट, तो क्या लैम्डा डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, हाँ सर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो म्यू क्या करेगा, सर म्यू क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आई बात समझे, म्यू क्या करेगा, हाँ डिक्रीज करेगा। अब आते हैं काम की चीज पे, अब आते हैं खतरनाक चीज पे, क्योंकि म्यू ये मत बोलना कि ग्लास है तो ग्लास का तो सर म्यू सेम होता है, ग्लास का म्यू तो सेम होता है, या वाटर का म्यू तो सेम होता है। देखो ग्लास की खुद का मटेरियल है, उस वजह से उसका खुद का म्यू है, लेकिन वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सी लाइट आप डालने वाले हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे आपका ग्लास है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके यहाँ पे एक मीडियम है, कोई भी मीडियम ग्लास हो चाहे ना हो, यहाँ से एयर है, और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, कोई ग्लास सिंपल मान ले, कुछ मान लो ग्लास मान लिया। अब सुनो यहाँ से ध्यान देना एक बात पे, यहाँ पे मैं व्हाइट लाइट तो बना नहीं सकता इसलिए मैं ब्लैक बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइट डाली, ठीक है,
ये पहले यहाँ पे व्हाइट थी, मैंने ब्लैक लाइट बनाई है, मान लो व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट बनाऊंगा तो दिखाई देगी नहीं आपको, ठीक है, व्हाइट लाइट है यहाँ पे। जब व्हाइट लाइट इस पे एंटर कर रही है ना, तो किताब क्या बोलेगी, किताब बोलेगी कि सर देखो म्यू का तो 1.5 होता है ग्लास का, लेकिन ये सिर्फ ग्लास के लिए और ये सिर्फ किसी एक रे के लिए है। बात ये है कि जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ रही है, व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, तो हर कलर का अपना अपना भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर कलर का खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब अगर इस ग्लास पर आपके व्हाइट लाइट पड़ती तब आप म्यू 1.5 लेके चलते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसी ग्लास पर अगर रेड लाइट पड़ेगी तो म्यू आप 1.5 नहीं लोगे, अगर इसी ग्लास पर आपकी वॉयलेट लाइट पड़ती है तो आप म्यू 1.5 नहीं लोगे। उसकी म्यू की वैल्यू क्या कर जाएगी आपकी, चेंज कर जाएगी। क्यों चेंज कर जाएगी, क्योंकि काउची जी क्या बोल गए, काउची फॉर्मूला बोलता है आपका कि म्यू आपका लैम्डा पे भी डिपेंड करता है। तो जिन बच्चों के डाउट आता है मन में सर म्यू तो कांस्टेंट होता है, म्यू कांस्टेंट होता है एक लाइट के लिए कांस्टेंट होता है, आप व्हाइट लाइट लेके चलते हो हमेशा। अभी इससे पहले आपने कभी ये सोच, मैंने आपसे बोला कि व्हाइट लाइट पड़ रही है तो ऐसा ये म्यू लेना है, रेड लाइट पड़ रही तो ये म्यू लेना है, ऐसा कुछ बोला कि नहीं? अगर कुछ नहीं बोला गया तो व्हाइट लाइट मान के जो म्यू दे रखा है वही लेके चलना है। अगर लेकिन अगर उसने डिफ्लेक्शन उसकी बात कर दी, डिस्पर्जन की बात कर दी, तो आपका हर लाइट के लिए अलग अलग म्यू लेके चलना पड़ता है। अब सुनो, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ आपका, यहाँ पे लगाता हूँ मैं स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे लगाऊंगा मैं 1, बाहर तो 1 ले लिया, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। ये बात भी समझ में आ गई? तो मैं यहाँ से साइन आर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1 बाय म्यू इंटू साइन आई। अब आई साइन आई तो सबके लिए सेम है, साइन आई तो क्या है सबके लिए सेम है। अब आर पे ध्यान दो, क्या मैं एक बात पे ध्यान देता हूँ, आर का मतलब है जो इसके बाद एंगल बनने वाला है नीचे, मतलब ये वाला एंगल। अब सुनो, अगर मैं म्यू, जैसे जैसे मेरा म्यू बड़ा होगा क्या मेरा आर छोटा हो जाएगा? क्यों होगा? तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ना, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि आपका उल्टा रिलेशन है, जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा आर क्या होगा, छोटा होगा। हाँ, और म्यू कब बड़ा होगा, जब आपका लैम्डा क्या होगा, छोटा होगा। क्या ये रिलेशन आपके समझ में आया क्या सब बच्चों के, ये रिलेशन जो मैंने लिखा है कि जैसे जैसे मेरा लैम्डा डिक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा म्यू बढ़ेगा। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन समझना इस क्लास को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ज्यादा, लेकिन जो चीज बता रहा हूँ उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये फील है फिजिक्स की, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एग्जाम दुनिया में देख रहे हो। लैम्डा डिक्रीज करता है तो म्यू इंक्रीज करता है, और यहाँ से रिलेशन क्या आ गया आपका कि म्यू इंक्रीज करेगा तो आर क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अब तो मुझे बताओ लैम्डा मिनिमम किसका होता है? सर लैम्डा मिनिमम होता है वॉयलेट का, राइट? तो क्या मैं ये पूछता हूँ कि वॉयलेट का म्यू क्या होगा? सर वॉयलेट का म्यू मैक्सिमम होगा, बिल्कुल होगा। और वॉयलेट का म्यू मैक्सिमम होगा तो क्या मेरा जो आर है क्या वो भी मिनिमम होगा वॉयलेट का? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो सबसे छोटा किसका होगा? वो सबसे छोटा आपका वॉयलेट का होगा। मतलब इसका मतलब जो सबसे छोटा एंगल बनेगा ना यहाँ पे नॉर्मल के साथ, जो सबसे छोटा एंगल बनाएगा वो कौन बनाएगा? वॉयलेट। इसी बात को अगर मैं उल्टे तरीके से सोचूं कि लैम्डा मैक्सिमम किसका होता है? सर वो रेड का होता है, ठीक है। अगर वो रेड का होता है इसका मतलब जो म्यू होता है वो मिनिमम होगा किसका? रेड का होगा। इसका मतलब जो आर होगा मैक्सिमम होगा वो किसका होगा? वो भी रेड का होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बे? ये आपका नॉर्मल के साथ में एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये किसका बड़ा होगा? और सबसे बड़ा किसका होगा? रेड का। सबसे छोटा होगा किसका होगा? वोल्ट का। और बाकी बाकी सब तो बीच में पड़ते हैं ना। तो इसका मतलब ये हमें बहुत तगड़ी चीज दे रहा है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा और व्हाइट लाइट पड़ेगी तो पहली बात डिस्पर्जन हमेशा होता है, डिस्पर्जन हमेशा होता है। तो यहाँ पे जब डिस्पर्जन होगा तो क्या होगा? यहाँ पे आपके सबसे पास में कौन सी रहेगी? सबसे पास में आपकी रहेगी वॉयलेट। मैं बी लिख रहा हूं बस, सबसे पास में रहेगी वॉयलेट क्योंकि उसका एंगल क्या होगा? सबसे छोटा होगा। और सबसे दूर कौन सी रहेगी? सबसे दूर रहेगी बच्चों आपकी रेड। सबसे दूर कौन सी रहेगी? रेड। और बाकी बाकी तो बीच में, बस नाम लिखना है आपको। बाकी कौन सी? बाकी तो बीच में विबग्योर बची है ना, तो विबग्योर तो आप बीच में बस लिखते रहो ऐसे, इस तरह से लिख दो। विबग्योर लिख दिया आपने। और मैं बीच में जो ऑन एन एवरेज होता है ना, हम एवरेज किसको लेके चलते हैं? येलो को लेके चलते हैं। तो बच्चों जो आज तक आप जितने भी डायग्राम बनाते हुए आ रहे थे ना, वो एक्चुअली येलो मान के बना के आ रहे थे। मतलब एक लाइट घुसती है फिर वो नीचे चली जाती है। आपने एक ही लाइट तो बनाई थी हमेशा, वो एक ही लाइट हमेशा आपने इसीलिए बनाई थी क्योंकि ऊपर से आप व्हाइट मान रहे थे और नीचे आप येलो मान के, यानी एवरेज हम येलो को लेकर चलते हैं। येलो को हम अपना एवरेज लाइट लेके चलते हैं आपका कि भाई सबका अगर एवरेज ले लेता हूं तो कौन सी लाइट मान ली जाएगी? येलो की बराबर उसकी लगभग वेवलेंथ निकल के आती है। तो आप जो अभी तक बना के आ रहे थे ना वो येलो के लिए बना के लेके रहते, आप एवरेज लेके चल रहे थे। लेकिन ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ याद रखना, आपको एक ही लाइन लेनी है। इसके बाद ऐसा ना हो कि मैं अलग से आपको कभी रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ तो आप दिमाग लगाओगे सर ये वाली लाइट वहां जा रही है, नहीं। अगर एक लाइट की बात की तो एक ही लाइट के बारे में सोचना है और उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना जब तक आपको डिस्पर्जन ना बोला जाए, और कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आई होप कि ये वाली चीज समझ में आ गई। जब भी रिफ्रैक्शन होता है
और व्हाइट लाइट टपकती है किसी सरफेस पे, तो वहां से आपकी सातों की सातों लाइटें अलग अलग निकलती हैं। ये बात समझ लो, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको फिर हमें दिखता क्यों नहीं है? हमें दिखता क्यों नहीं है? दिखता इसलिए नहीं, समझो, क्योंकि आप जो सरफेस देख रहे हो ना, आप देखते हो रेक्टेंगुलर सरफेस। अब देखो क्या बात है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट ऑन अ स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब ही है आपका ये, ठीक है, कुछ ना दिया तो रेक्टेंगुलर स्लैब। जब व्हाइट लाइट ऑन रेक्टेंगुलर स्लैब पड़ती है तब क्या होता है? तब सब हमें दिखती क्यों नहीं है? वो दिखती इसलिए, होता है क्या, होता ही नहीं है क्या? आंसर होता है पर दिखती नहीं। क्यों नहीं दिखती सर? तो सुनो उसका भी रीजन। मान लो यहां से क्या हुई, आपकी लाइट आई, ठीक है, इस तरह से लाइट आई, पहला रिफ्लेक्शन हुआ। हाँ सर, पहला रिफ्लेक्शन हो गया। पहला रिफ्लेक्शन क्या होगा कि आपकी जो सबसे दूर जाने वाली लाइट है, कि आपकी सबसे दूर जाने वाली जो लाइट है वो कौन होगी? रेड होगी। तो यहां से क्या होगी, आपकी रेड चलेगी ऐसे, ठीक है। सबसे पास रहने वाली लाइट कौन सी है? सबसे पास रहने वाली लाइट है मेरी वॉयलेट। सबसे पास रहने वाली वॉयलेट है मेरी, इस तरह से होगी, मान लो मेरी वॉयलेट होगी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे हो गया। अब दिक्कत क्या होती है ना कि भाई तुमने तो अभी कितने बार रिफ्लेक्शन कराया? तुमने तो बस एक बार रिफ्लेक्शन कराया। तो एक बार रिफ्लेक्शन करने के बाद में तुम्हें ये कहानी प्राप्त हुई। जब तुम वापस से रिफ्लेक्शन होता है ना, यहाँ पे सेकंड रिफ्लेक्शन होता है। जब सेकंड रिफ्लेक्शन होता है तो हर कोई क्या होता है, वापस से कंबाइन करती है। जब यहां से लाइट निकलती है ना आपकी वापस से, तो यहां से भी क्या होता है, सबकी सब वापस कंबाइन कर जाती है। क्यों कंबाइन कर जाती है? सवाल आना चाहिए ना मन में आपके, तो क्यों कंबाइन कर गई? जरूरी है क्या कंबाइन करना? आंसर है हाँ। क्यों कंबाइन करना जरूरी है? कंबाइन करना इसीलिए जरूरी है आपका, उसका रीजन देखना। अभी प्रिज्म बताऊं ना, प्रिज्म कंबाइन क्यों नहीं करती और इसमें क्यों करती है, वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ कंबाइन करना क्यों जरूरी है बच्चों? यहाँ पे कंबाइन करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ का म्यू कितना है? 1, यानी यहाँ का म्यू कितना? 1। यहाँ का म्यू क्या है? म्यू। यहाँ का म्यू कितना है? 1। और क्या आपकी जो लाइट होती है वो डिपेंड करती है म्यू पे। अगर बाहर म्यू 1 है, यहाँ यहाँ भी म्यू 1 है और यहाँ भी म्यू 1 है, तो क्या लाइट जो निकलने वाली होगी और घुसने वाली, क्या वो सेम ही होनी चाहिए ना? मैंने बोला क्या आपकी जो लाइट होती है वो म्यू पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर ऊपर वाला म्यू और नीचे वाला म्यू सेम है तो क्या सेम लाइट घुसी होगी? क्या सेम लाइट निकलनी चाहिए? हाँ। तो मतलब घुसने वाली लाइट अगर व्हाइट है तो निकलने वाली लाइट भी कैसी होनी चाहिए? व्हाइट ही होनी चाहिए। लेकिन क्या अंदर टूटेगी? तो आंसर है हाँ, अंदर बिल्कुल टूटेगी और टूटने के बाद वापस से बाहर निकल के आ जाएगी। इसीलिए जब आप जनरली पानी या जनरली कोई रेक्टेंगुलर सरफेस या कोई जनरल सरफेस दिखते हो तो आपको सातों रंग नहीं दिखाई देते। जनरली हमेशा हमेशा सातों रंग नहीं दिखाई दे रहे। आप कोई ग्लास लेना, जो कांच का ग्लास है उसको रख देना, आपको उसके ऊपर जो व्हाइट लाइट दिखाई देगी ना, जो कलर नीचे वही कलर ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये होता है ठीक है, सही है। अब बात करते हैं कि फिर हम प्रिज्म क्या होता है जादू, कि प्रिज्म में क्यों दिखाई देता है या प्रिज्म एक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों पढ़ते हैं, तो वो गड़बड़ क्या हो जाती है प्रिज्म में, वो समझते हैं। अगर हम डालते हैं किसको, व्हाइट लाइट ऑन अ प्रिज्म, व्हाइट लाइट ऑन अ प्रिज्म डालते हैं तो क्या गड़बड़ी होती है? क्यों हमें यहाँ पे रेनबो टाइप चीज दिखाई देती है, या फिर हमें क्यों यहाँ पे सातों कलर यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसका रीजन भी बहुत सिंपल सा प्यारा सा रीजन, सुनो। तो देखो होता क्या है, मान लो आपका ये प्रिज्म है, मान लो कि है ये आपका प्रिज्म है। अब क्या हुआ, मान लो मेरी लाइट यहाँ से व्हाइट आती है। याद रखना जब भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे पहले 1 हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो, हर बार आपका लाइट टूटती जरूर है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या यहाँ पे यहाँ के बाद लाइट टूटेगी? हाँ सर, लाइट टूटेगी। अगर मैंने आपका छोटा सा यहाँ पे एक वो बना दिया, आपका नॉर्मल बना दिया, ठीक है, तो नॉर्मल के सबसे पास कौन रहती है सर? नॉर्मल के सबसे पास मेरी वॉयलेट रहती है, ठीक है। अगर मैं वॉयलेट बनाता हूँ तो वॉयलेट मेरी यहाँ पे होगी, तो रिफ्लेक्शन हुआ है तो लाइट तो टूटेगी, हो गई। सबसे दूर कौन सी रहती है? रेड बहुत ज्यादा बन रहा है पर फिर भी समझ जाओगे आप। सबसे दूर कौन सी बन रही है? सबसे दूर होगी आपकी रेड, ऐसे हो गई। तो ये क्या हो गया, डिस्पर्शन हो गया, लाइट टूट गई। अब दिक्कत क्या हो रही है, क्या ये वापस ज्वाइन करेगी नहीं करेगी? तो बच्चा बोलता है सर अंदर भी बाहर का, यहाँ का भी म्यू है 1, यहाँ का भी म्यू है 1, तो रीज्वाइन कर जाएगी। पर आंसर है कि नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि बच्चों उस वाले केस में क्या था ना कि ये दोनों सर्फेसिस क्या थी, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस पैरेलल थी, तो सारे एंगल बड़े सिमेट्रिकल थे, बड़े आराम से जा रही थी, बड़े आराम से निकल रही थी, सब कुछ सिमेट्रिकल की वजह से। प्लस यहाँ पे क्या होता है, जो फॉर्मूला म्यू साइन आई इज इक्वल टू, सॉरी, 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर लगाओगे, वही चीज जब यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू साइन आर इज इक्वल टू वापस से 1 इंटू साइन आई लगा दोगे, क्योंकि सारे एंगल बराबर हैं, सब कुछ म्यू बराबर, इस वजह से आपकी यहाँ पे व्हाइट घुसेगी तो व्हाइट ही निकलेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ एंगल आई बनता है और यहाँ पे कुछ एंगल आर बनता है, R2 बनता है, ई बनता है, एंगल चेंज होते हैं। इसीलिए जब यहाँ से आपकी लाइट निकलती है, जब यहाँ से आपकी लाइट निकलती है तो यहाँ से वो सारी की सारी लाइटें क्या होती है बच्चों, अलग अलग ही निकलती हैं, क्योंकि आपके एंगल चेंज होते हैं। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट तो करेगी पर क्या होगी, अलग अलग लाइट जाएंगी सबसे।
इसीलिए प्रिज्म में आपको बकायदा बड़े सुंदर सुंदर लाइट देखने को मिलती है। प्रिज्म में आपको क्या होगा, सारी की सारी लाइटें आपको बड़े सुंदर तरीके से देखने को मिलेंगे, सातों सातों कलर आपके देखने को वहां पे मिलते ही मिलते हैं। सो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको समझ आएगा प्रिज्म में क्यों देख पाते हैं और आपका रेक्टेंगुलर स्लैब में या बाकी जगह पे स्लैब में हम क्यों नहीं देख पा रहे, बिकॉज ऑफ द एंगल फिनोमेना सारा जो हो रहा है वहां पे। और अगर सवाल में कुछ ना बोला हो तो आप थिन प्रिज्म मान के ही चीज चलते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सवाल आता है कि ये सवाल आया था एक बार कि ये कौन सी लाइट होगी, ये वॉयलेट होगी, रेड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो लाइट यहाँ से आएगी वही तो बाहर जाएगी। ये बस सारा फैक्टर यहाँ पे आया है, तो यहाँ से टूट के आएगी वही तो बाहर जाएगी। तो ये होता है आपका, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऑन एन एवरेज हम किस लाइट को लेके चलते हैं, हम एवरेज लेके चलते हैं हमेशा येलो लाइट को। येलो लाइट को हम हमेशा बच्चों अपने एवरेज लाइट लेके चलते हैं। मतलब अगर आपको कुछ ना बोला गया हो तो जो येलो लाइट होती है ना, उसके हिसाब से आप उसको व्हाइट लाइट की तरह ट्रीट करते हो, और येलो लाइट कहाँ जाएगी, इनके बीचों बीच कहीं रहेगी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी येलो लाइट। तो येलो लाइट को हम ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, विबग्योर के बीच में कोई एक लाइट को मुझे एवरेज लेके चलना है तो येलो के हिसाब से हम उसको करते हैं। अब सुनो बात आगे की, ठीक है। वैसे आपका क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है डिस्पर्जन भी, ठीक है। और अब सवाल आता है आपके कि भाई इसमें दो तीन फॉर्मूले आते हैं। अब सवाल ऐसे आते हैं, सही बात, भाई सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, सबसे कम डेविएशन किसका होगा। तो सवाल सुनो, आपका अगर मैं बात करता हूँ डेविएशन की, तो सबका डेविएशन भी अलग अलग दिख रहा है ना, इसका डेविएशन अलग है, इसका डेविएशन अलग, इसका डेविएशन अलग है। तो अगर मैं डेल्टा वी लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अबे थिन प्रिज्म वाले फॉर्मूले याद होंगे। थिन प्रिज्म में फॉर्मूले क्या थे आपके, डेल्टा के म्यू माइनस 1 इंटू ए, मिनिमम डेट नहीं, म्यू माइनस 1 ए ही होता था आपका। तो आपका रेड का क्या हो जाएगा, रेड का हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। और येलो का क्या हो जाएगा, क्योंकि येलो आपका ऑन एन एवरेज होता है, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। सवाल आता है कि सबसे ज्यादा और सबसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है आपके विबग्योर में। सवाल आता है आपका सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका होता है आपका विबग्योर में। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, साफ सी बात है, जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा। ए तो सबके लिए सेम है ना, ए तो सबके लिए सेम है, तो म्यू जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका क्या होगा सबसे ज्यादा। अब ए कैसे बताएं सबसे ज्यादा म्यू किसका होता है, तो फिर से वही वाली बात, जिसका म्यू सबसे ज्यादा होगा उसका डेल्टा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, यानी वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम किसका होता है आपका, सबसे मिनिमम होता है आपका ये वॉयलेट का। अगर मिनिमम वॉयलेट का होता है तो मैक्सिमम म्यू किसका हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आपका वॉयलेट का, वॉयलेट के लिए मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर, म्यू जो होता है वो मैक्सिमम होता है आपका वॉयलेट के लिए, ठीक है। तो साफ सीधी बात है कि जो डेल्टा होगा वो मैक्सिमम किसके लिए होगा, मैक्सिमम अगर विबग्योर की बात करता हूं तो मैक्सिमम फॉर वॉयलेट होगा। सिमिलरली म्यू मिनिमम की बात करता हूं वो किसके लिए होता है, वो रेड के लिए होता है। ये सारे सवाल हैं बच्चों एग्जाम के, ये सवाल आए हैं एग्जाम में, डिस्पर्जन से बहुत इजी सवाल आते हैं, और ये सारी चीज आपको पता होगी तभी आप कर पाओगे, नहीं पता तो आप छू भी नहीं सकते सवाल को। तो डेल्टा मिनिमम अगर मुझे चुनना है किसी एक लाइट के लिए तो वो किसके लिए होगा, रेड के लिए होगा, ठीक है। ये मिनिमम उसको मत लेके चलना जो मिनिमम हमने वहां पढ़ा था, वो चीज अलग थी, वो तो आपका अलग कंसेप्ट था, वो डिस्पर्जन नहीं था। ये हो जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्पर्जन। फॉर्मूले बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में फॉर्मूले हैं बच्चों, एनसीईआरटी में फॉर्मूले हैं, इसके पता होने चाहिए फॉर्मूले क्या होते हैं। एंगुलर डिस्पर्जन इसको हम जनरली, कोई किताब ओमेगा से रिप्रेजेंट करती है, कोई किताब थीटा से रिप्रेजेंट करती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि ओमेगा से रिप्रेजेंट करो चाहे थीटा से रिप्रेजेंट करो। तो ये सॉरी ओमेगा से नहीं, थीटा, ओमेगा तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका। थीटा, थीटा क्या होता है, ये होता है आपके कि गैप कितना है, ये होता है आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्यों, ये मैक्सिमम है ना भाई, और ये क्या है, ये मिनिमम है, तो बड़ा माइनस छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। वैसे ये सवाल आते कम है पर फिर भी आ जाए तो आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है कि भाई कितना ज्यादा एंगल डिस्पर्स हुआ है आपका, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, वॉयलेट माइनस रेड कर दिया। बचा क्या आपका, बचा आपका एक बात पता है, डिस्पर्सिव पावर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और दूसरी बात है कि भाई पूछ लिया तो कम से कम तुम मुझे कल को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलोगे, उल्टा सीधा तो तुम वैसे ही मत बोल देना, मर जाओगे वरना, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये होता है आपका एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय, हम बोलते हैं इसको मीन डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डिस्पर्जन। अच्छा, मीन का मतलब, मीन का मतलब एवरेज होता है। एवरेज किसको लेके चलते हैं हम, एवरेज हमेशा हम व्हाइट लाइट को लेके चलते हैं, सॉरी येलो को लेके चलते हैं। एवरेज हम किसको लेके चलते हैं, ये होता है आपका एवरेज। तो ये होता है आपका, ये होता है मीन डिस्पर्जन, सॉरी मीन डेविएशन, क्योंकि येलो को हम एवरेज लेके चलते हैं। तो इसका अगर फॉर्मूला की बात करें, जो फॉर्मूला बन के आएगा नीचे वाले डिस्पर्सिव पावर का,
तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या हो गया, तो थीटा अपॉन डेल्टा येलो निकल के आ गया। थीटा क्या हो जाएगा, वो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा येलो हो जाएगा। इसका फॉर्मूला और चेंज करते हैं, तो क्या मैं अब देखो, क्या मैं डेल्टा वी को लिखता हूँ म्यू माइनस वन इंटू ए, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, ठीक है। और क्या मैं डेल्टा आर को लिख सकता हूँ म्यू वन, ऊपर क्या लिख रहा हूँ, म्यू वी माइनस वन इंटू ए लिख सकता हूँ, माइनस म्यू आर माइनस वन इंटू ए लिख सकता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे ना, क्या पूरा खोल के देखोगे, तो ये फाइनली निकल के आएगा म्यू वी अपॉन म्यू आर अपॉन म्यू येलो। ये सवाल एक बार आया है आपका, एक्चुअली में फॉर्मूला पूछा गया था, और तो आपको इसलिए पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। आई होप कि आज जितना भी हमने पढ़ा है, हमने पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। आई होप कि आज हमने जितना भी पढ़ा है, हर बच्चे को हर चीज समझ में आई होगी। आई है कि नहीं आई, जल्दी बताओ, ठीक है। हमने आज आपका प्रेजेंट भी खत्म कर दिया, हमने आज आपका ये डिस्पर्शन भी खत्म कर दिया, और इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक इसके सिलेबस में आता है, रे ऑप्टिक्स में जो टीचर पढ़ाते हैं, और किताबों में जो आपको देखने को मिलता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है आपका क्या कहते हैं उसको, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये आपका टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, ठीक है। ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड्स के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। नीट की बात करो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, पढ़ के छोड़ के जाओ तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी तीन चार चीजें हैं। एक है आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है, ह्यूमन आई, और उसमें बीमारियां, ह्यूमन आई और इसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, मतलब आपकी जो चार चार बीमारियां ना, स्टिग्मेटिज्म और आपका नियर साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस और आपका प्रेस बायोपिया, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं यहाँ पे है आपका टेलीस्कोप है, ठीक है। इसके बाद है आपका टेलीस्कोप के बाद है आपका माइक्रोस्कोप है, ठीक। और इसके बाद बचा है आपका एक और है आपका जो है आपका कैमरा लेंस। तो बच्चों ये वाली चीज आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, सबको, मैं सबको बता रहा हूँ, चाहे आईआईटी बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो, एक बार आईआईटी वाले बच्चों को एक बार रीडिंग तो मारनी है। ये वाली चीज सब कुछ आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। लेकिन 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 नीट वाले बच्चों के लिए खासकर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में पढ़ाऊंगा, सिर्फ न्यूमेर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को मैं पढ़ाऊंगा, पर इनकी थ्योरी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। इनकी जो थ्योरी है आपको, ये मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि आप छोड़ मत देना, अभी पढ़ लेना, ठीक है। थ्योरी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है इनकी, ठीक है। और इनके कुछ फॉर्मूले और न्यूमेरिकल होते हैं। क्वेश्चन पूछना है सर मुझे, पूछ लो। फॉर्मूले एंड जो न्यूमेरिकल हैं इसके अभी कर लो, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, वो मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, क्योंकि इसके फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है। आपके जो आईपीस होता है, आपके जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उनके बारे में हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये वाली चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स के पर थ्योरी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, और ये तो आपको बाकी जो बचा है पार्ट, जो बीमारी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, सारी सारी चार आपकी जो बीमारी है उन सबके बारे में आपको उसी से पढ़ना है। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई। क्या है फैज आपका डाउट, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। आज की क्लास आई होप कि सबको समझ में आई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, क्लास काफी लंबी हो गई आज की क्लास, लेकिन आज खत्म करना भी जरूरी था। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन टू अटेंड द क्लास। कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कशन ग्रुप पे ज्वाइन, तो आपने कर ही रखा होगा, उस पर डिस्कस करें अपना। और यूट्यूब पे प्लीज यार व्यू बढ़ाओ, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया करो, तो मैं तो बस एक बार व्यू ऑन ही तो करना है, हाँ। तो वो मैं येलो का -1 होगा, एक सेकंड, मुझे गलती हो गई, सही बात है, फैज ने ध्यान दिया, सॉरी। डेल्टा येलो, हाँ डेल्टा येलो म्यू -1 होगा, सही है, सही, ऐसे गलती हो गई। इसको जब सॉल्व करो तो ए कॉमन बचेगा, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे हम नीचे, तो म्यू येलो -1 इंटू ए बचेगा, सही सही। तो ए कट जाएगा, -1, ये वाला 1 और ये वाला 1 भी कट जाएगा, ध्यान नहीं दिया, सही है, थैंक यू। फैज ने पहले ही बताया था, तो उसकी गलती मुझसे हो गई। एक और गलती मेरे से ऐसे पहले भी हुई थी एक बार, तो मैंने उसको नोट्स में करेक्ट कर दिया था। एक गलती मेरे से ऐसे नोट्स हुई थी पहले भी, एक गलती शायद फैज ने मुझे बताया था, मैंने क्या बताया था मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ। एक याद करो, मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था आपको मैग्निफिकेशन का, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब पे भी शायद ये वीडियो में आ जाएगा। मैंने पहले एक मैग्निफिकेशन बताई थी आपको लेंस की, तो मैंने बताया था एफ अपॉन, शायद मैंने नीचे सिर्फ U-V लिख दिया था, ठीक है। तो उसमें यू भी आएगा, ठीक है, साथ में नीचे, क्योंकि मैंने वो लिखना भूल गया था आपका यू, मैं यहाँ पे ये लिखना, मैंने नोट्स में सही लिखा है, वीडियो में गलत आ रहा है। अमन का सर बस प्लेलिस्ट क्रिएट कर दो, प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, आज हो जाएगी, ठीक है। आज मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा रे ऑप्टिक्स की, जितना भी हमने पढ़ा है ना आज, इंक्लूडिंग टुडेस वीडियो,
कल जो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसको आपको प्लेलिस्ट के साथ वो वीडियो मिल जाएगी। जितने भी हमने यूट्यूब पे रे ऑफ टेस्ट की वीडियो अपलोड करेंगे सबके सब एक प्लेलिस्ट में आपको बना के मैं दे दूंगा, ताकि कल 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 को किसी को, हर टॉपिक को मैं ऐसे ही करूंगा, हर चैप्टर को मैं एक प्लेलिस्ट दूंगा, ये चैप्टर इस प्लेलिस्ट का है, तो मतलब उस प्लेलिस्ट को देखो, सारे रे ऑफ टेस्ट टॉपिक होंगे। एक और बात, थोड़ा सा यार वीडियो को देख लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि 1000 पहुंचाने है कैसे भी, 500 प्लस तो हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। मैंने आप लोगों को शायद इस बारे में बोला भी नहीं कुछ, तो सच्ची बात है, आप लोगों नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन सो दैट ये पहुंचा है। 1000 करो यार, 1000 इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हो 1000 क्यों इंपॉर्टेंट है। और 4000 घंटे वाला तो सेकेंडरी, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप जो भी वीडियो अपलोड हुआ करे ना, एटलीस्ट यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा, जितने भी 14-15 बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, जितने भी 23-20 बच्चे, जब भी जो बच्चे डिस्कशन करते हैं, तो एक एक बार हाँ लाइव के लिए एक एक बार कम से कम आप उसको वो कर दिया करो, देख लिया करो, कम से कम व्यू तो उसका बढ़ाओ, 1 मिनट 2 मिनट के लिए देखा करो। और जिनकी क्लास छूट रही है उनको खैर पूरी देखनी है। और सिंपल सी बात है कि भाई जैसे तुम ग्रो करोगे वैसे मैं ग्रो करूंगा, दोनों एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। काफी क्लास ज्यादा टाइम हो गया, बट आई होप कि सबको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, टाटा गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट टू एवरीवन, गुड नाइट मनदीप, थैंक यू अर्शी, थैंक यू इंशा, थैंक यू फैज, थैंक यू तृप्ति, शुमाला जी, थैंक यू, ओके ओके, बाय बाय बाय।